विलियम वॉकर का मानना है कि हर एक इंसान में एक इनर सीक्रेट ऑफ सक्सेस एंड पर्सनल पावर होती है। अगर आप उसे पहचान गए और आपको उसे यूज़ करना आ गया तो आप कई सक्सेसफुल रिजल्ट्स अचीव कर सकते हैं। इस ऑडियो बुक में आप इसी इनर सीक्रेट्स के बारे में डिटेल में जानेंगे। मैं जब करीबन 60 वर्ष की मेरी जीवन यात्रा को देखता हूँ और मेरे 10 वर्ष की आयु से किशोरावस्था तक की घटनाओं और विचारों पर नजर डालता हूँ, तो मुझे आज दिखता है कि मैं हमेशा से ही किसी चीज की तलाश में था। कोई ऐसी चीज जो धुंधले रूप में मेरे मन में परिभाषित थी, पर जो मेरे स्वभाव की एक विशिष्ट इच्छा का नेतृत्व करती थी। ये चीज जो इतने पहले से मेरे जीवन में इच्छा के रूप में थी, शायद सफल उपलब्धि और निजी शक्ति के इनर सीक्रेट यानी आंतरिक रहस्य की प्रकृति कही जा सकती है। जाने क्यों मैं इस नतीजे पे पहुंचा कि सफलता और निजी शक्ति का कोई आंतरिक रहस्य हो सकता है। एक ऐसा रहस्य जो एक बार जाना जाए तो एक व्यक्ति को किसी भी कार्य में सफल परिणाम प्राप्त करने में सक्षम बना सकता है। मैं नहीं जानता, शायद ये एक अनुमान की अभिव्यक्ति थी या शायद किसी किताब में पढ़े हुए सुझाव का परिणाम था। चाहे कोई भी वजह हो, मैं ये देखता हूँ कि ये सोच मेरे मन में घर कर चुकी थी और इसने मेरे यौवन की संपूर्ण विचारधारा को रंग दिया था। ये बात शीघ्र ही मेरे ध्यान में आने लगी कि कुछ व्यक्तियों में कोई रहस्यमय शक्ति थी जो उन्हें कार्य करने में सक्षम बनाती थी और उन्हें भीड़ से अलग खड़ा करती थी। मैंने ये भी देखा कि जिन लोगों में ये शक्ति नहीं थी, वो कोई भी सार्थक सफलता प्राप्त नहीं कर पाते थे और भीड़ में ही गुम होकर रह जाते थे। मैंने इस रहस्यमयी शक्ति के बारे में अपने बड़ों से चर्चा की, पर उन्होंने या तो मुझे फटकारा या उत्तर में अपने कंधे झटक दिए। मेरी माँ ने मुझे आश्वासन दिया कि सफलता ईमानदारी और नैतिकता के इनाम के रूप में आती है। मेरे पिता ने मुझे आश्वस्त किया कि सफलता दृढ़ता और कड़ी मेहनत के परिणाम स्वरूप आती है। मेरे एक अंकल ने मुझे बताया कि कुछ व्यक्तियों में ऐसा कुछ होता है जो उन्हें सफल बनाता है, पर ये कुछ मानवीय समझ के परे हैं। उन्होंने कहा, या तो आप में वो कुछ होता है या तो नहीं होता है। मैं ये भी कहना चाहूंगा कि मेरे अंकल ऐसे व्यक्ति नहीं थे जिनके पास वो कुछ था। जब मैंने अपने माँ के मापदंड को लागू किया और मैं जिन सफल और असफल व्यक्तियों को जानता था उन्हें मापने लगा, तो मैंने पाया कि जबकि ईमानदारी और नैतिकता बेशक ही बहुत अच्छे गुण हैं, लेकिन वे सफलता के अचूक कारक नहीं हैं। मैंने ये देखा कि कुछ बहुत ही नैतिक और ईमानदार व्यक्ति थे जो सफल नहीं थे। अवश्य ही किसी और चीज की जरूरत होगी, मैंने सोचा। इसी तरह मैंने ये भी जाना कि जबकि दृढ़ता और कड़ी मेहनत बहुत ही महत्वपूर्ण निजी गुण हैं, पर ये जरूरी नहीं कि वो हमेशा सफलता लाए। मैं कई ऐसे दृढ़ और मेहनती लोगों को जानता था जिन्हें गरीबी और असफलता का अभिशाप मिला था। यहाँ फिर से मेरे मन में ये बात आई कि आंतरिक रहस्य कुछ और होगा। इसलिए अंततः मैं अपने अंकल के इस बात से सहमत होने लगा कि आंतरिक रहस्य व्यक्तियों के अंदर उस कुछ में पाया जाता है जो सफलता को उनके भाग्य में लाता है। पर जितनी भी कोशिश कर लूं, मैं ये विचार अपने मन से नहीं हटा पा रहा था कि ये कुछ उन व्यक्तियों द्वारा अर्जित भी किया जा सकता है जिनके अंदर ये नहीं होता, पर जो सफलता प्राप्त करना चाहते हैं। ये विचार भी कम या ज्यादा मेरे अनुमान का ही परिणाम होगा, क्योंकि ये उन सब चीजों के विपरीत था जो मेरे आसपास के लोगों द्वारा कही गई थी, जिनका ये मानना था कि आंतरिक रहस्य सफल व्यक्तियों के अंदर पहले से ही मौजूद होता है। इसलिए मैंने सफल व्यक्तियों के जीवन की प्रसिद्ध घटनाओं के बारे में पढ़ना शुरू किया ताकि मुझे कहीं से आंतरिक रहस्य के बारे में पता चल सके। मुझे अच्छी तरह से याद है कि उस दौरान मैं एक किताब से बहुत आकर्षित था जिसका शीर्षक था द लाइफ ऑफ पीटी बार्नम। ये किताब अपने समय के जाने माने शोमैन की ऑटोबायोग्राफी जैसा था, पर इसमें वर्णित व्यक्ति वास्तव में सिर्फ एक शोमैन नहीं थे, उससे बढ़कर थे। आज उस किताब के बारे में जो मेरी स्मृति है, उसके आधार पर मैं कह सकता हूँ कि वो उसके बाद सफलता के पथ प्रदर्शन हेतु लिखी गए कई किताबों से काफी बेहतर थी।
उस किताब में उस प्रतिभाशाली व्यक्ति के जीवन के कई उतार चढ़ावों के बारे में बताया गया था। उसमें यह भी बताया गया था कि उन्होंने पहले कैसे सफलता हासिल की, बाद में उसे कई बार कैसे खोया और फिर अपने आत्मविश्वास और बुद्धिमानी से की गई कड़ी मेहनत से एक नई सफलता को कैसे पाया। बार्नम ने इस किताब में द आर्ट ऑफ मनी गेटिंग पर अपने प्रसिद्ध लेक्चर को शामिल किया था। ये लेक्चर सांसारिक ज्ञान के बारे में अपनी तरह का एक उत्कृष्ट निबंध था, पर इससे कई ज्यादा महत्वपूर्ण, कम से कम मेरी नजरों में तो पीटी के अपने ऊपर भरोसे की अभिव्यक्ति थी। मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि इस व्यक्ति ने किसी ऐसी नस को छू लिया था जो उसे आंतरिक रहस्य के माध्यम से सफलता की ओर ले गई, पर वो इस बात से अनजान था, जिस वजह से उसने सारा श्रेय खुद को और खुद के गुणों को दिया। मुझे याद है कि मैं इस विचार से इतना प्रभावित था कि जब करीबन 1 साल बाद बिग शो हमारे शहर में आया तो मैं मास्टर बार्नम से उनकी होटल में मिला और उन्हें इस बारे में पूछा। उन्होंने ऐसे किसी कुछ के बारे में तो अस्वीकृति व्यक्त की, लेकिन ये जरूर कहा कि अगर हमें उसके बारे में कुछ ज्यादा पता होता तो कुछ हो जरूर सकता है। उन्होंने मुझसे कहा, मेहनत करो, पैसे बचाओ और अपनी बुद्धिमत्ता का प्रयोग करो। जब मैंने वहां से निकलते वक्त मुड़कर देखा तो मैंने उनके चेहरे पर एक अजीब सा भाव देखा और उनकी आंखों में एक उदासी देखी। ये आदमी जितना बताने के लिए तैयार है उससे ज्यादा जानता है। मैंने सैमुअल स्माइल्स की सेल्फ हेल्प और उस तरह की अन्य किताबें पढ़ी। इन सभी किताबों में किफायत, काम, अर्थव्यवस्था के बारे में उत्कृष्ट उपदेश दिए गए थे और सफल व्यक्तियों के जीवन से विश्वासप्रद उदाहरण प्रस्तुत किए गए थे। ये सभी सुझाव अच्छे थे। इनमें से कुछ सुझाव भविष्य में मेरे लिए काफी फायदेमंद साबित हुए, पर मेरा लुप्त आंतरिक रहस्य इनसे मुझे नहीं मिला। बाद में मैंने महान राजनेताओं, क्षत्रियों और व्यापारी राजकुमारों के जीवन की घटनाओं के बारे में पढ़ा और उपयोगी जानकारी प्राप्त की, पर उनमें भी कहीं आंतरिक रहस्य का उल्लेख नहीं था। मैंने जो कुछ भी पढ़ा उससे ये पाया कि कुछ आदत और गुण सफलता को जन्म देते हैं। आत्मविश्वास इनमें से एक बहुत ही महत्वपूर्ण गुण है, पर यह बात दृढ़ता से मेरे मन में घर कर चुकी थी कि सफल व्यक्तियों में निश्चित ही कुछ ऐसा था जो अगर किसी और व्यक्ति ने प्राप्त कर लिया तो वो भी सफल बन सकता है। इस समय तक मेरी उम्र 20 वर्ष से ऊपर हो चुकी थी और मैं एक कर्मचारी के रूप में व्यावसायिक सफलता की सीढ़ी अच्छी तरह से चढ़ रहा था। आंतरिक रहस्य की मेरी खोज अभी भी पूरी तीव्रता से जारी थी। उम्र दराज पुरुषों, खासकर मेरे वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा सफलता के नियमों से संबंधित सलाहों के बावजूद मैं आंतरिक रहस्य के बारे में अपने विश्वास पर अड़ा रहा। हालांकि मेरे तर्क ने कई बार ऐसा करने के लिए मेरी निंदा की। मेरा विचार था कि साधारण नियम सफलता प्राप्त करने में उपयोगी सहायक अवश्य सिद्ध हुए, पर वो अंतिम परिणाम का कारण नहीं थे और मैंने एक पल के लिए भी इस बात को नहीं माना कि ये सब भाग्य का खेल है, जैसा कि सामाजिक और व्यावसायिक जीवन के मेरे सहयोगियों का मानना था। मैं अभी भी विश्वास करता था कि कुछ विशिष्ट व्यक्तियों में वो कुछ होता है और उसका आंतरिक रहस्य जानने की मेरे अंदर तीव्र इच्छा थी। बढ़ती उम्र के साथ मैं तुलनात्मक रूप से सफल पुरुषों के संपर्क में आने लगा और मैंने बड़े ही चातुर्य से उनसे इस बारे में बात की। इनमें से कईयों ने पहले तो इस विचार को नकार दिया, पर बाद में कुछ दुर्लभ निजी क्षणों में झिझकते हुए उन्होंने मुझसे कहा कि उनमें या उनके बाहर या उनके ऊपर कुछ ऐसा जरूर था जो सफल होने में उनकी सहायता करता था, जो उनके पूर्व विचारों और मान्यताओं के बावजूद उन्हें अक्सर प्रेरित और मार्गदर्शित करता था। ये मेरे लिए एक नया विचार था, या यूं कह सकते हैं कि ये मेरे पुराने विचार का नया रूप था। मैंने निश्चय किया कि मैं इस बारे में और खोज करूंगा। जैसे जैसे मेरी उम्र और बढ़ती चली गई और कई महत्वपूर्ण व्यक्तियों के संपर्क में आने लगा, मैंने जाना कि इन सभी के गुप्त हृदय में कुछ शांत, अनिश्चितकालीन पर बहुत ही मजबूत अनुभूति थी कि उनके बाहर कुछ था जो उनके पक्ष में था और जो हमेशा उनकी तरफ से शांति से काम करता था। वो कुछ जो हमेशा सोचते रहता था, ताकत और अमोघ संसाधन का झरना था। यही मौलिक विचार के रूप में प्रतीत होता था। विचारों या अनुभव का सार, पर करीबन इन सभी व्यक्तियों
व्यक्तियों की इस आवश्यक तथ्य के बारे में अपनी व्याख्या थी, जिनकी मजबूत धार्मिक मान्यताएं थी। उनका विश्वास था कि भगवान मेरे तरफ है, उन्होंने हमेशा मेरे लिए अच्छा किया है और उन्होंने हमेशा मेरी विनती सुनी है। और कुछ लोग अच्छे भाग्य या किस्मत के सितारे पर विश्वास करते हैं। कुछ लोग अस्पष्ट रूप से ऊपरी शक्ति या दूसरे किनारे के जीवों के बारे में बात करते थे, जो उनकी तरफ से काम करते थे। कुछ लोगों को इस मामले में घोर अंधविश्वास था। ये अविश्वसनीय अंधविश्वास प्रतीत होते थे। किंतु इन मामलों के बारे में कुछ बातें मेरे मन में छप गई थी, जैसे कि एक एक व्यक्ति ऊपरी शक्ति पर जितना ज्यादा विश्वास रखता है, वो उतना ही ज्यादा उस शक्ति को अपनी सफलता का श्रेय देता है। इस बात से बहुत कम फर्क पड़ता था कि एक व्यक्ति किसी परोपकारी ऊपरी शक्ति को मानता था, चाहे वो विधि का विधान हो, भाग्य हो या एक जादुई आकर्षण हो। अगर उसका विश्वास दृढ़ हो तो वो शक्ति काम करती थी। और तीन, जितनी श्रद्धा और विश्वास वो व्यक्ति उसी ऊपरी शक्ति पर रखता था, उतना ही उसका खुद पर विश्वास बढ़ता था। जब उस व्यक्ति को ये विश्वास होता है कि वह और वो कुछ एक साझेदारी में है, कुछ एक निष्क्रिय साझेदार और व्यक्ति एक सक्रिय साझेदार के रूप में, तो उनकी साझेदारी बहुत ताकतवर बन जाती है और वो व्यक्ति आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता से भर जाता है। ये सभी भगवान मेरी तरफ है इस पुरानी सोच का रूपांतरण थे। इस तथ्य के बावजूद कि इस कुछ पर दृढ़ विश्वास रखने वाले कई लोगों की धारणा में सहायक सुप्रीम बीइंग यानी यानी सर्वोच्च ईश्वर का विचार अनुपस्थित था। मुझे कभी कभी ये विचार आता था कि अगर इनमें से कोई व्यक्ति उस कुछ को एक पुराने पीतल के दरवाजे की घुंडी मानता हो और उस पर उसी तरह विश्वास करता हो जिस तरह और लोग विधि पर या भाग्य पर या मेरे भाग्यशाली सितारे पर करते हैं, तो वो दरवाजे की घुंडी भी उनके लिए काम कर जाएगी। संक्षेप में मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि वो कुछ अज्ञात था या शायद अबूझ था, और जिन चीजों, आदर्शों या शब्दों का नियोजन लोग उसे वर्णित करने में करते थे और उन्हें ही उस कुछ के रूप में मानते थे, वो असल में पॉइंट ऑफ कांटेक्ट थे उस उत्कृष्ट वास्तविकता के साथ, जिनके द्वारा व्यक्ति और उस कुछ के बीच एक तरह का संपर्क स्थापित होता था। पर इस विषय के बारे में मेरी सभी अटकलों और सिद्धांतों के बावजूद मुझे ये कभी नहीं लगा कि ये कुछ व्यक्ति के भीतर ही मिल सकता है, ना कि उसके ऊपर या उसके इर्द गिर्द। ये प्रतीत होता है कि मुझमें मानसिक या आध्यात्मिक ब्लाइंड स्पॉट था, जिस वजह से मैं इस अंदर के कुछ को देख नहीं पाया, जो कि सत्य और शक्ति का तत्काल स्रोत है। मुझे पता नहीं कि मैंने इस जरूरी बात को कैसे नजरअंदाज कर दिया। ने इसे नजरअंदाज जरूर किया था। मैं उस आदमी की तरह था जिसने कई साल पूरी दुनिया में व्यर्थ में एक विशेष गुप्त धन को खोजा, पर उसे अपने ही घर के आसपास के बगीचे में पाया जब वो वृद्धावस्था में वहां लौटा। या मैं उस तबाह जहाज के लोगों के जैसा था जो अनजाने में समुद्र में बहने वाले एक महान नदी के प्रवाह में आ गए थे, पर वो प्यास की वजह से मारे गए, जबकि उन्हें सिर्फ अपने नाव के पैलस उसके बाजू में डालने थे और उन्हें मीठा पानी मिल जाता। इसलिए मैंने हर तरफ से और हर स्रोत से जानकारी प्राप्त करने की कोशिश की कि उस गुप्त कुछ के बारे में, जिसमें सफलता और निजी शक्ति का आंतरिक रहस्य था। मैंने कई नई मेटाफिजिकल कल्ट्स में भी खोजा जो उन शुरुआती दिनों में भी जोर पकड़ रहे थे, लेकिन मैंने उनमें उस सिद्धांत का कमोबेश शानदार और काल्पनिक अनुप्रयोग पाया जिसके बारे में मैंने बात की है। उन्होंने परिणाम जरूर प्राप्त किए। उन सभी ने उनके परस्पर विरोधी हठ धर्मिता और सिद्धांतों के बावजूद उन सभी ने दावा किया कि उनके पास आंतरिक रहस्य था और उनके पास वो एकमात्र सत्य था। फिर भी सभी ने लगभग एक ही मात्रा में परिणाम प्राप्त किए। मुझे उल्लेखित दूसरे मामलों की तरह यहाँ भी ये प्रतीत हुआ कि ये लोग प्रतीकों को नियोजित करके कुछ के साथ संपर्क बनाने में कामयाब हुए। वो बस अलग तरह के पीतल के दरवाजे की घुंडी का उपयोग कर रहे थे, ऐसा मुझे लगा। मैं इनमें से कुछ लोगों के तरीकों और मान्यताओं का उपयोग करके अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकता था, वैसे ही जैसे मैं उन सफल बिजनेसमैन
यह महत्वपूर्ण व्यक्तियों के तरीकों और मान्यताओं द्वारा कर सकता था, जिनके बारे में मैंने पहले उल्लेख किया है। पर मेरे लिए सिर्फ ये पीतल की घुंडी काफी नहीं थी। मैं सत्य के साथ समझौता नहीं करना चाहता था। मुझे सिर्फ और सिर्फ संपूर्ण सत्य चाहिए था, और उससे कम पर मैं संतुष्ट नहीं होता। मैं अड़ियल और ढीठ था, पर मैं किसी और तरह से कार्य करने में असमर्थ था, और इसलिए मैंने उस कुछ के लिए, आंतरिक रहस्य के लिए, अपनी खोज जारी रखी। नए मेटाफिजिकल स्कूल्स और एक जस सिद्धांतों पर आधारित क्वासी रिलीजन्स या सूडो रिलीजन से मैं बहुसंख्या तथा कथित ओकल्ट और मिस्टिक कल्ट्स की तरफ आगे बढ़ा, जो उस समय में काफी संख्या में पाए जाते थे। मैंने पाया कि अधिकांश भाग के लिए प्राचीन भारत या प्राचीन ग्रीस के दर्शनों के केवल पुनरावलोकन थे, जो अक्सर अपने संस्थापकों या शिक्षकों की अज्ञानता के कारण विकृत होते थे। सतही आवरणों को हटाकर मैंने उनमें भी मौखिक या औपचारिक प्रतीकों के माध्यम से उस कुछ के साथ संपर्क करने का प्रयास पाया। ये सिर्फ पीतल की घुंडी के कुछ नए प्रकार हैं, मैंने सोचा। मैं इनमें से कुछ स्कूल्स या कल्ट्स के तरीकों को नियोजित करके लाभ प्राप्त कर सकता था, क्योंकि जैसा मेरे एक व्यापारी मित्र ने कहा था, बेशक उन्होंने कुछ प्राप्त किया है। हालांकि ऐसा हो सकता था, पर मुझे ये लगा कि उनमें से मुख्य लोगों को भी वो कुछ क्या था, इस बात का पता नहीं था। इन्हें जो परिणाम मिले थे, उस पर एक दर्शन या एक संगठन बनाने की कोशिशों में वो उस कुछ का सार खो देते थे। मैं इससे संतुष्ट नहीं था। मुझे उस मूल स्रोत तक पहुंचना था। मैंने प्रमुख दर्शनों का अध्ययन शुरू किया, जो नए और पुराने, ओरिएंटल और ऑक्सीडेंटल थे। यहाँ मैंने अपनी बुद्धिमत्ता का प्रयोग करने लायक बहुत कुछ पाया, और मैं ये भी जानने योग्य हो गया कि मैं नहीं जानता हूँ और क्या नहीं जानता हूँ, और दार्शनिक त्रुटि और भ्रांति को कैसे खोजा जाए। पर इसके अलावा कोई सहज बोध जागृत नहीं हुआ और कोई आंतरिक अनुभव नहीं जगा। सब कुछ बुद्धिमत्ता की सतह पर था। मैं अपने कुछ को खोजने में नाकामयाब रहा, जिसके बारे में एक प्राचीन ऋषि ने कहा था, जब उसे जान जाओगे सब कुछ जान जाओगे। लेकिन मैं और भी आश्वस्त हो गया कि ऐसा कुछ अस्तित्व में था, और वो उस व्यक्ति को मिल सकता है जो जानता हो कि उसे कैसे और कहाँ ढूंढना है। मुझे महसूस होता था कि उसके द्वार खुल सकते हैं यदि कोई सही तरह से खटखटाए। मैंने हर जगह ढूंढा, पर मेरे अंदर नहीं ढूंढा। मैं वो जादुई खटखटाना नहीं जानता था। तथापि उस दौरान, जैसा कि मैं अब देख सकता हूँ, मैं खुद को सत्य के लिए तैयार कर रहा था। उस समय के लिए जब वो मेरे सामने प्रकट होगा। इस पूरे समय काल में मैं उस पथ पर चल रहा था जो मुझे सत्य की ओर ले जा रहा था। मुझे अपनी यात्रा के किसी भी घटना, चरण या अनुभव के बारे में पछतावा नहीं है। जैसे जैसे वर्ष बीत रहे थे और मैं अपनी खोज जारी रख रहा था, मैं अपने भौतिक और सांसारिक कार्यों की उपेक्षा नहीं कर रहा था। मैं अपने पेशे में एक बुद्धिमान और मेहनती कार्यकर्ता के तौर पर जाना जाता था। मैंने सांसारिक ज्ञान के सभी मान्य और परीक्षित नियमों को लागू किया। सफलता के वो सारे नियम जिनकी जगत के व्यावहारिक पुरुषों ने घोषणा की थी। मुझे सामान्य मापदंड के हिसाब से काफी हद तक सफलता मिली थी। मेरे अपने उतार चढ़ाव थे, और मैं प्रसन्नता के साथ कहना चाहूंगा कि हर उतार के बाद एक चढ़ाव आता था। संक्षेप में, मैं लगभग 40 साल का एक औसत रूप से सफल महत्वाकांक्षी व्यक्ति था, पर मेरा मन ये बात जानता था कि मैं असफल हो गया था, क्योंकि मैं ज्यादा से ज्यादा सिर्फ एक औसत रूप से सफल व्यक्ति था। मेरे जैसे हजारों थे, जिनमें से कुछ मुझसे बेहतर थे और कुछ मुझसे कम थे। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया था जो मेरे अंदर के संभावित शक्तियों के काबिल था। मैं अभी भी भीड़ का हिस्सा था। मैं उससे ज्यादा दूर नहीं हो पाया था। एक या दो कदम से ज्यादा तो बिल्कुल नहीं। मेरे युवा काल के सपने अभी तक पूरे नहीं हुए थे। मेरी गुप्त महत्वाकांक्षाएं अभी तक एक आशा से ज्यादा कुछ बन नहीं पाई थी, जबकि मुझे उचित सफलता के योग्य उदाहरण के रूप में बताया जाता था। और यद्यपि मुझे
उच्च लोगों द्वारा पसंद किया जाता था। फिर भी मैं अपने हृदय की गहराइयों में जानता था कि मैं वास्तव में कोई भी सार्थक कार्य नहीं कर पाया था, कि मेरे मानक के अनुसार मैं असफल था। सबसे बुरी बात ये थी कि मैं उस कुछ को ढूंढ नहीं पाया था जो व्यक्तियों के ऊपर या इर्द गिर्द रहता है और उनकी सफलता के प्रेरणा के रूप में काम करता है। मैं आंतरिक रहस्य के अपनी खोज में असफल रहा। इस दौरान मेरे 40 साल की उम्र तक पहुंचने से कुछ समय पहले एक प्रलय ने मुझे घेर लिया। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि मैं एक दुर्भावनापूर्ण नियति का शिकार हो गया था और मैं व्यंगात्मक अलौकिक शक्तियों की दया पर था। भौतिक दुनिया में मुझे जो भी प्रिय था वो सब मुझसे हिमस्खलन जैसी घटनाओं की एक श्रृंखला की वजह से छिन गया था। अंदर आइए, कर्नल फॉब्स ने अपनी दृढ़ और अच्छी तरह से संशोधित आवाज में कहा। मैंने कमरे में प्रवेश किया और मेरे मेजबान द्वारा आगे की गई आरामदायक कुर्सी ली। कमरा कुछ अजीब तरह से महसूस हो रहा था, जैसे कि ये उनके अपने व्यक्तित्व का विस्तार था। ये उनके असामान्य मानसिक वातावरण से संतृप्त था। इस तथ्य के किसी और प्रमाण की आवश्यकता नहीं होगी कि मजबूत व्यक्तियों की भावना कुछ सूक्ष्म रूप से उन स्थानों से परिलक्षित होती है जहां वे अपना अधिकांश समय व्यतीत करते हैं। स्थानों का अपना विशिष्ट वातावरण होता है जो उनमें रहने वालों के मानसिक स्पंदनों का परिणाम होता है। आधुनिक विज्ञान इस प्राचीन सत्य को फिर से खोज रहा है। कर्नल के कमरे में प्रवेश करने के बाद कुछ ही पलों में मैं पूरी तरह से सहज महसूस कर रहा था। हालांकि मैं उनसे पहली बार केवल पिछली शाम को मिला था और तब भी उनके साथ थोड़े समय के लिए ही रहा था। फिर भी मुझे लगा कि मैं एक ऐसे व्यक्ति की उपस्थिति में हूँ जो मुझे खुद से भी बेहतर जानते हैं। एक ऐसे इंसान जिन पर मैं बिना किसी डर के अत्यधिक विश्वास कर सकता हूँ। हालांकि कर्नल फॉब्स के बारे में रीस्ट जैसा कुछ भी नहीं था, लेकिन ये जरूर महसूस होता था कि वो एक आदर्श फादर कन्फेसर बन सकते हैं। हालांकि मैं ऐसा बिल्कुल सोच के नहीं आया था। फिर भी कुछ ही क्षणों में मैंने खुद को बिना किसी शर्मिंदगी के रात के अपने अजीब सपने की कहानी कर्नल को सुनाते हुए पाया और उनसे पूछा कि क्या उनकी राय में ये सिर्फ स्वप्न भूमि की कोई विपुल कल्पना है या इससे कुछ अधिक है। आमतौर पर इस तरह के विषय के बारे में इस तरह का एक सवाल मैं किसी ऐसे व्यक्ति को भी नहीं पूछता जिसे मैं वर्षों से जानता हूँ, लेकिन मैं यहाँ ऐसे कर रहा था। कर्नल ने धीरज के साथ मुझे सुना और फिर सबसे सामान्य विषय के बारे में जैसे बात करते हैं वैसे बोलते हुए कहा, नहीं, मुझे नहीं लगता कि आपके सपने में आपके अवचेतन मन में स्थित कुछ सच्चाइयों और तथ्यों के प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व के अलावा कुछ और था। ऐसा कई बार होता है कि जो सत्य और तथ्य अवचेतन मन के ज्ञान में होते हैं, सपनों में, यहाँ तक कि दिवा स्वप्नों में भी प्रतीकात्मक रूप में प्रकट होते हैं, एक नियम के रूप में। हालांकि ऐसे अनुभवों की घटना इंगित करती है कि ये ज्ञान सामान्य चेतना के क्षेत्र में जा रहे हैं और जल्द ही उस क्षेत्र में प्रकट हो सकते हैं। कर्नल ने आगे कहा, मुझे कहना चाहिए कि आप प्रकृति की सूक्ष्म शक्ति के उन्नत छात्रों को ज्ञात एक निश्चित अनुभव से गुजरने वाले हैं, जिसमें आपके भीतर का एक अद्भुत सत्य आपके सामने प्रकट होगा। मैं इच्छुक हूँ ये सोचने के लिए कि ये पूर्ण अनुभव आपके पास आने में ज्यादा देर नहीं होगी। जब ये आता है तो आप व्यावहारिक रूप से इस पृथ्वी तल पर सचेत अस्तित्व के एक नए चरण में प्रवेश करेंगे और आप बाद में कभी भी पहले जैसे नहीं होंगे। ये एक नया जन्म होगा, एक नई और उच्च चेतना में जन्म। कुछ मामलों में एक नई चेतना की ये सुबह आपकी पिछली रात के सपने के समान असामान्य अनुभवों से शुरू होती है और अक्सर इसके बाद एक और समान प्रकृति के अनुभव से जुड़ी होती है। लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता है और कोई व्यक्ति नई चेतना में उतनी ही आसानी से पहुंच जाते हैं जैसे एक छोटा बच्चा अपने प्रारंभिक वर्षों के एक काल में तीसरे व्यक्ति चरण से पहले व्यक्ति चरण में आसानी से पहुंचता है। उस चरण से जिसमें वो खुद को जॉनी या मैरी के रूप में सोचता है, उस चरण तक जिसमें वो खुद को मैं के रूप में सोचता है। जहाँ तक आपने सपने में मेरे द्वारा निभाई गई भूमिका का संबंध है,
मैं कहूँगा कि इसमें मेरी कोई वास्तविक व्यक्तिगत भागीदारी नहीं थी। हालांकि ये किसी शौक या तांत्रिक के लिए अन्यथा प्रतीत हो सकता है। आपके स्वप्न का अनुभव पूरी तरह से अलग था और विशुद्ध रूप से प्रतीकात्मक था। मैं कहना चाहूंगा कि आपके स्वप्न के अनुभव में मेरा प्रकट होना उस अतिचेतन विचार की एक प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति थी कि मैं आपकी चेतना में आपके आने वाले नए जन्म के उद्देश्य की ओर निर्देशित करने में आपकी सहायता कर सकता हूँ। यदि ऐसा है तो मुझे बहुत खुशी है और इस मामले में आपकी सेवा करने में मुझे बहुत आनंद होगा। स्वयं की अजयता या मैं के बारे में जो बयान आपने अपने अनुभव के समापन पर सुना था, मुझे लगता है कि ये प्राचीन प्राच्य संतों के इसी तरह के वचन का अचेतन स्मरण था जिसके साथ मैं काफी परिचित हूँ और जो आपने शायद पहले कहीं पढ़ा होगा। आपकी अतिचेतन मानसिकता ने स्पष्ट रूप से आपके मामले में इसकी उपयुक्तता को पहचाना और आपकी स्मृति ने इसे आपके लिए अलौकिक अधिकार से एक प्रतीकात्मक संदेश के रूप में पुनः पेश किया। तो आप देखते हैं, कर्नल ने जारी रखा, आपके सपने के अनुभव की पूरी तरह से प्राकृतिक व्याख्या है। इसकी सभी घटनाओं में मनुष्य वहां अलौकिक स्पष्टीकरण की तलाश करने के लिए बहुत उपयुक्त है, जहां पूरी तरह से प्राकृतिक स्पष्टीकरण पर्याप्त है और अस्तित्व में भी है। ये एक गलती है। प्रकृति अद्भुत चीजों से इतनी भरी हुई है कि हमें अजीब और असामान्य अनुभवों के स्पष्टीकरण के लिए अलौकिक व्याख्या की कोई आवश्यकता नहीं है। ये सच है कि ये प्राकृतिक स्पष्टीकरण रहस्य के अनुभव से कुछ दूर ले जाते हैं, लेकिन सत्य के सच्चे छात्र के लिए इन बातों की कोई गिनती नहीं है। उनके लिए प्रकृति खुद ही काफी दिलचस्प और आकर्षक है और पूरी तरह से रहस्यमय है। कर्नल ने अचानक कहा, मुझे अपने बारे में बताएं। स्पष्ट रूप से आप बहुत गंभीरता से कुछ खोज रहे हैं और आपकी अतिचेतन मानसिकता ने आपको आपके उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए मेरी मदद लेने के लिए प्रेरित किया है। सभी संकेतों से मुझे लगता है कि ये संभव है कि मैं आपकी सहायता कर सकता हूँ। वास्तव में मुझे इस तरह की भावना का अनुभव तब हुआ जब मैं कल रात आपसे मिला था। मैं शायद ही कभी इस तरह के अंतर्ज्ञान या प्रवृत्ति में गलत हुआ हूँ। आप क्या चाहते हैं? मुझे आपके पिछले अनुभवों की कहानी बताएं। मैंने तब कर्नल को मेरे जीवन की कहानी सुनाई, वही चीजें जो मैंने आपको पिछले पन्नों में बताई है। लेकिन ये अजीब लग सकता है, पर मैंने खुद को अपने पतन और दुर्भाग्य की कहानी तेजी से और हल्के ढंग से बताते हुए पाया। ऐसा लग रहा था कि ये मेरे लिए अपना पूर्व महत्व को खो चुका है। इसी तरह मैंने खुद को सफलता और व्यक्तिगत शक्ति के आंतरिक रहस्य के लिए अपने जीवन भर की खोज पर लंबे समय तक और गंभीरता के साथ बात करते हुए पाया। ये एक विचार इतनी ताकत से चमक गया कि बाकी सब उसकी शक्ति से धुंधले हो गए। कर्नल फिर चुपचाप और ध्यान से सुनते रहे। मेरी कथा के दौरान समय समय पर पूछे गए कुछ प्रश्न उनके लिए पर्याप्त थे। जब मैंने समाप्त किया तो उन्होंने कहा, आप अपने अंतर्ज्ञान और प्रवृत्ति में बिल्कुल सही थे। वास्तव में सफलता और व्यक्तिगत शक्ति और इसके अलावा कई चीजों का एक आंतरिक रहस्य है जिसे आपने खोजा है। वो अवश्य अस्तित्व और शक्ति में है, लेकिन आपने उसे सही जगह में नहीं खोजा है। आपने उस कुछ की अपने इर्द गिर्द और अपने ऊपर खोज की, पर आप अपने अंदर उसकी खोज करना भूल गए। यही वो अद्भुत कुछ है जो आपकी खोज का उद्देश्य है और जिसमें सफलता और व्यक्तिगत शक्ति का आंतरिक रहस्य पाया जा सकता है। वो भीतर कुछ है जो आप अपनी चेतना में मैं हूँ के दृढ़ विश्वास के रूप में अनुभव करते हैं। लेकिन ये मैं हूँ व्यक्तित्व की छोटी चीज नहीं है। वो व्यक्तिगत, शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक गुण और अवस्थाएं नहीं हैं जिन्हें आप आमतौर पर स्वयं के रूप में मानते हैं। आपके व्यक्तित्व के इन रचनात्मक भागों, तत्वों और कारकों को आपके मैं का गठन करने वाली चीजें कहा जा सकता है। आपके मैं का गठन करने वाली चीजें कहा जा सकता है। आपका मैं हूँ हालांकि कुछ बहुत अधिक आवश्यक है, आपके व्यक्तित्व के गुणों और विशेषताओं के योग से कहीं अधिक मौलिक है। जब आप मैं हूँ की खोज कर लेंगे तो आप अपने व्यक्तिगत अस्तित्व के
सकारात्मक तत्वों के स्वामी बन जाएंगे और परिणाम स्वरूप बाहरी दुनिया की सभी चीजों के स्वामी बन जाएंगे जो उनसे प्रभावित हैं। और इस प्रकार प्रभावित होने की संभावना रखने वाला बाहरी चीजों का ये क्षेत्र आपकी कल्पना से कहीं अधिक बड़ा है। अब से कर्नल ने कहा, आपके विचार और इच्छा का मुख्य उद्देश्य और इरादा आपके अंदर की स्व की खोज होना चाहिए। इसे प्राप्त करने के विचार में दृढ़ता और निरंतरता बनाए रखें। आपके मानसिक चित्रों में एक आदर्श दृढ़ता से और स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है। इसके लिए अपनी इच्छा की लौ को प्रचंड रूप से जलने दे। अपने प्रयासों के सफल परिणाम में पूरी आशा, विश्वास और आत्मविश्वास बनाए रखें। अपनी इच्छा को इतना दृढ़ बनाएं कि खुद प्रकृति आपकी सहायता करे। मैं कर्नल के इस रहस्योद्घाटन से चकित था, लेकिन मुझे अपने भीतर एक आश्वासन महसूस हुआ कि उन्होंने सत्य कहा था। मैं अपनी खोज के सफल समापन के बहुत करीब महसूस कर रहा था। मैंने उस समय से उनके निर्देशों का पूर्ण रूप से पालन करने का निश्चय किया, लेकिन मैंने पहले उन कई सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश की जो उस वक्त मेरे मन में उठ रहे थे। पर कर्नल ने उस समय निर्देश में आगे बढ़ने के लिए संवेदना लेकिन दृढ़ता से मना कर दिया। उठकर उन्होंने मुझे विनम्रता पूर्वक ये कहते हुए खारिज कर दिया, ये इस पाठ के लिए पर्याप्त है। जो मैंने कहा है उसे अपने दिमाग में गहराई से जाने दो। मैंने बीज बोया है, ये आप पर है कि आप इसे पानी दे और इसकी देखभाल करें। यदि आप ऐसा करते हैं तो वो जड़ लेगा और अंकुरित होगा और पत्ते और फूल बनाएगा और अंत में फल देगा। कल शाम मुझसे मिलने आए। अगले दिन के दौरान मैंने खुद को उस सत्य की झलक से प्रेरित पाया जो मुझे मेरे अच्छे दोस्त और शिक्षक कर्नल ने शाम की हमारी बातचीत में दी थी। हालांकि मेरे दिमाग ने अपने दैनिक कर्तव्यों और कार्यों से विचलित होने के बजाय एक बढ़ी हुई उत्सुकता और गतिविधि दर्शाई, और वास्तव में मैं कई उलझाने वाले सवालों को हल करने में कामयाब रहा जिन्होंने मुझे अपने काम के दौरान पहले से ही परेशान कर दिया था। वो मानसिक गतिविधि जो मेरे अंदर के कुछ के खोज से संबंधित थी, मेरी सामान्य चेतना के स्तर के नीचे प्रकट हो रही थी। हालांकि मैं एक तरह से इस प्रक्रिया से अवगत था, जबकि सतही गतिविधियां और भी अधिक दक्षता के साथ काम कर रही थी। मैं इस बात से अच्छी तरह वाकिफ था कि सतह के नीचे मेरे मानसिक अस्तित्व की गहराई में कुछ हो रहा है। रात के खाने के बाद मैं फिर से कर्नल के कमरे पर पहुंचा और पहले की तरह मेरा बहुत प्रेम से स्वागत किया गया। उन्हें उस दिन के अनुभवों के बारे में बताने के बाद उन्होंने मुझे बताया कि उन्हें लग रहा है कि मैं अब उन 3 मूलभूत पाठों से दूसरों के लिए तैयार हूँ जो उन्होंने मुझे देने का इरादा किया था। जैसा कि उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, अब आप तैयार हैं दूसरी डिग्री के लिए। वो इस प्रकार आगे बढ़े, आप जानते हैं कि जिसे आप मैं कहते हैं, आपका स्व वही है जिसे आपने आत्मचेतना के पहले दिनों से मैं के रूप में अनुभव किया है। ये वही पुराना मैं है। इस मैं का कोई उत्तराधिकारी या वंशज नहीं है। यही आपकी पहचान है। ये हमेशा कायम रहा है। भले ही आपका शरीर, आपके विचार, आपकी मान्यताएं, आपकी भावनाएं और आपके कार्य करने के तरीके समय समय पर लगातार बदलते रहे हैं। ये कुछ समान, परिवर्तनहीन, निरंतर, बरकरार और आपके शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक व्यक्तित्व में परिवर्तन की प्रक्रिया से अप्रभावित रहा है। आपका शरीर वैसा नहीं रहा जिसमें आपका मैं पहले रहता था। वर्तमान समय में आपके शरीर की कोई कोशिका या कोई भाग वैसे नहीं है जैसे कुछ साल पहले थे। आपके पुथरवी पर इस जीवन के दौरान आप शरीरों की श्रृंखला में निवास कर रहे हैं। इसका मतलब स्पष्ट रूप से ये है कि आपका शरीर आप नहीं है। इसी तरह आपने अपने पूरे जीवन में विचारों, विश्वास, भावनाओं, इच्छाओं, अनुभूतियों और इच्छा गतिविधियों के निरंतर परिवर्तन का अनुभव किया है। आपका मानसिक अस्तित्व, आपका बौद्धिक अस्तित्व, आपका भावनात्मक अस्तित्व, आपके सभी व्यक्तिगत अस्तित्व वास्तव में शुरुआत में जैसे थे वैसे नहीं रहे हैं। आपका शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक अस्तित्व परिवर्तन
और बनने की एक निरंतर प्रक्रिया का वर्तमान चरण है। ये स्पष्ट है कि ये बदलती श्रृंखला और इसकी वर्तमान अवस्था आप नहीं है, आपका वास्तविक स्व नहीं है। नतीजतन आपका शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक अस्तित्व एक कहानी में एक लड़के के जैक चाकू के समान है। चाकू के स्वामित्व के वर्षों के दौरान उसमें 3 नए हैंडल और 7 नए ब्लेड बदले गए थे। फिर भी उसने उसे वही पुराना चाकू कहा, लेकिन ये वही पुराना चाकू बिल्कुल नहीं था। ये बस उसी मूल चाकू का उत्तराधिकारी था। लड़का ही यहाँ एकमात्र समान कारक या तत्व था। अब आपका मैं हूँ लड़के की तरह है। आपका शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक अस्तित्व उसके द्वारा इस्तेमाल किया गया पुनर्निर्मित चाकू है। आप ही असली चीज हैं। आपकी शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक अस्तित्व आपके काम और व्यक्तिगत जीवन की अभिव्यक्ति में आपके द्वारा नियोजित उपकरण है। जो चीजें लगातार बदलती हैं, वे केवल प्रक्रियाएं हैं। आपका मैं हूँ नहीं बदला है। ये आपका वास्तविक स्व है, आपके भीतर का कुछ, आपकी वास्तविक पहचान। इसे अच्छी तरह से समझें। जब आप उन सब चीजों को एक तरफ रख देंगे जो आपके भौतिक शरीर के हिस्से हैं, आपके मानसिक और भावनात्मक हिस्से हैं, और इन्हें मैं हूँ द्वारा नियोजित किए जाने वाले उपकरणों के रूप में देखने में सक्षम हो जाएंगे, तभी ही आप अपने अस्तित्व के बारे में सचेत हो पाएंगे। इस तरह सचेत होने पर आपका नया जन्म होगा, आपका पुनर्जन्म होगा, इस बार सचेत अस्तित्व की दुनिया में, जब आप खुद को अपने सच्चे स्वरूप में देखने में सक्षम हो जाएंगे। आपका मैं हूँ जो उसके शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक उपकरणों से घिरा हुआ होता है, तब आप अपने अंदर के कुछ को खोज पाएंगे। इन शब्दों के साथ जो मेरे भीतर अच्छी तरह से समा गए थे, कर्नल ने फिर से मुझे जाने को कहा। अगले शाम मेरे तीसरी डिग्री के लिए आने के आदेश के साथ उस रात मुझे नींद ही नहीं आई। मेरे मन में इतनी तीव्र हलचल चल रही थी कि मैं सो ही नहीं पाया। मुझे महसूस हो रहा था कि मेरे सोचने का तरीका धीरे धीरे साफ हो रहा है। मैंने आत्मविश्लेषण की प्रक्रिया को नियोजित किया और मैंने मैं हूँ और मेरे मानसिक और भावनात्मक तत्वों और चेतना की अवस्थाओं के बीच भेद करना सीखा। मैंने पहले ही मेरे स्व और मेरे शरीर के बीच भेद करना सीख लिया था। मैंने स्पष्ट रूप से देखा कि मैं हूँ ने ही बीते हुए वर्षों में मानसिक और भावनात्मक प्रक्रियाओं की बदलती श्रृंखला का अनुभव किया है। मैंने महसूस किया कि मेरे व्यक्तित्व के तत्व सिर्फ मैं हूँ द्वारा पहना गया चोला है। मैंने अपनी कल्पना शक्ति द्वारा देखा कि मैं कई शरीरों में स्थित कई व्यक्तियों के किरदार भले ही निभा सकता हूँ, पर मेरे अंदर का मैं हूँ कभी नहीं बदलेगा। पर चाहे मैं जितनी भी कोशिश कर लूं, मैं हूँ का विचार अपने मन से निकल नहीं पा रहा था। रूढ़िवादी धर्मवादी इससे इनकार करना चाहते हैं, फिर भी वे अपने दिल में जानते हैं कि धार्मिक अनुभव हमेशा एक आंतरिक अनुभव होता है, कि ये दिल का अनुभव है, दिमाग का नहीं। गूढ़ मनोगत शिक्षा हमेशा ये रही है कि चेतना को अपने स्वयं के अस्तित्व की गहराई में निर्देशित करके सर्वोच्च उपस्थिति शक्ति से तुरंत संपर्क किया जा सकता है। वहाँ कुछ को खोजने के लिए सबसे गहन व्यावहारिक दार्शनिकों ने इसी तरह सिखाया है। हालांकि अलग शब्दों में दोनों मामले में तर्क इस प्रकार आगे बढ़ता है। यदि कुछ ऐसा है जिसमें हम रहते हैं और चलते हैं और हमारा अस्तित्व है और जिससे सभी चीजें आगे बढ़ती है, और यदि जैसा होना चाहिए हम में से प्रत्येक के अस्तित्व के भीतर कुछ अंतर्निहित है, तो तार्किक रूप से कुछ व्यक्ति के अस्तित्व के सार और मौलिक पदार्थ के रूप में होना चाहिए और वहां खोजा जाना चाहिए। रहस्यवादियों और व्यवहारिक दार्शनिकों का भी अगला कदम इस दिशा में व्यवहारिक प्रयोग का है। परिणाम ये है कि सभी महान मनीषियों और सभी महान व्यावहारिक दार्शनिकों में से प्रत्येक ने रिपोर्ट किया है कि अपने अस्तित्व के केंद्र में, अपनी चेतना के मूल में, उन्होंने एक ऐसी चीज की खोज की है जो उनके बारे में किसी भी और चीज से अलग है और जिसे शब्दों में वर्णित नहीं किया जा सकता है। वास्तव में इस भीतर के कुछ को जब पूछा जाता है, वो इनके अलावा अन्य शब्दों में
खुद को परिभाषित करने या समझाने में असमर्थ लगता है। वे शब्द हैं मैं हूँ, या जहाँ व्यक्ति अपने नए अनुभव में और भी आगे बढ़ गया है। मैं वो हूँ जो मैं हूँ। इस अनुभव और गंभीर तार्किक विचार के प्रयोग ने गहरे विचारकों को ये मानने के लिए प्रेरित किया है कि अस्तित्व का आंतरिक रहस्य केवल उस भीतर के अनुभव में पाया जा सकता है। क्यों? वो पूछते हैं। किसी को बाहरी अनुभव में या दूसरों के अनुभव में तलाश करने की जरूरत है जो शायद स्वयं के प्रत्यक्ष अनुभव में पाया जा सकता है। क्यों? वो पूछते हैं। किसी को दूर की भूमि में और अजीब समुद्रों की तलाश करनी चाहिए जबकि खजाना अपने ही बगीचे में है। वो कहते हैं, यदि ये सत्य हर जगह है तो ये मेरे भीतर है, और मेरा भीतर ही एकमात्र स्थान है जहां मैं इसे पा सकता हूँ, क्योंकि मेरा प्रत्यक्ष ज्ञान मेरी अपनी चेतना की अवस्थाओं की खोज तक ही सीमित है। अब कर्नल ने कहा, यदि आप स्वीकार करते हैं कि अनंत उपस्थिति शक्ति वास्तव में आपके अपने अस्तित्व में रहती है जैसा कि अन्य सभी में, तो आप इसे वहां कहाँ खोजने की उम्मीद करेंगे? और जब आपको वो मिल जाए तो कैसी लगेगी? कुछ विचार करने पर आपको दिखाई देगा कि यदि वो है तो उसे आपके व्यक्तिगत अस्तित्व के केंद्र में, और आपकी चेतना के सबसे गहरे स्थान पर होना चाहिए। जब आप अपनी चेतना और अपने अस्तित्व का दृढ़ता से अन्वेषण करते हैं तो क्या पाते हैं? आपके अस्तित्व के केंद्र में और आपकी चेतना की चरम गहराई पर आप समाप्त करते हैं। किस पर? आप पाते हैं कि ये मैं हूँ, आपका वास्तविक स्व, एक केंद्रीय सूर्य के रूप में खड़ा है जिसके चारों ओर छोटे ग्रहों जैसे आपकी मानसिक और भावनात्मक प्रकृति घूम रही है। ये आपको भीतर का निश्चित और अंतिम तथ्य है, और मैं हूँ का तथ्य। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके मानसिक और भावनात्मक, साथ ही साथ आपके व्यक्तित्व की शारीरिक विशेषताएं कैसे बदलती है। आपका मैं हूँ हमेशा वही रहता है, अपरिवर्तनीय, निश्चित, स्थिर। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप अन्य चीजों के बारे में अपनी राय और भावनाएं कैसे बदलते हैं। आप मैं हूँ और मैं हूँ के अलावा कभी सोच नहीं सकते और महसूस नहीं कर सकते। आप कभी भी सच्चाई और दृढ़ विश्वास के साथ नहीं कह सकते मैं नहीं हूँ या मैं नहीं हूँ। ये विचार ही हास्यास्पद है। इसके अलावा आप मैं हूँ के पीछे नहीं सोच सकते। ये आपके सचेत अनुभव की अंतिम रिपोर्ट है, जैसे कि ये इसकी पहली रिपोर्ट है। मैं हूँ को खोजने में अपने आसपास के आवरणों और व्यक्तित्व के वस्त्रों से अलग होकर आपने अपने व्यक्तिगत अस्तित्व का मौलिक तथ्य पाया है, और वो उस अनंत सर्वोच्च उपस्थिति शक्ति का केंद्र बिंदु होना चाहिए जो आपके भीतर की उपस्थिति और शक्ति में निहित है। ये वास करने वाली आत्मा वास्तविक आत्मा है और भीतर का कुछ है। अब कर्नल ने कहा, यहाँ यात्रा का एक चरण है जहाँ इस पथ पर चलने वाले कई ठोकर खाकर गिर जाते हैं। वे कभी कभी वास्तविक आत्म के बजाय व्यक्तिगत आत्म के साथ उस चीज की पहचान करना चाहते हैं। सतही जॉन स्मिथ ग्रॉसर एजेड 49 के व्यक्तित्व की पहचान मैं हूँ के साथ सर्वोपरि व्यक्तित्व के साथ करना चाहते हैं। ये उन्हें बोध के मुख्य मार्ग से दूर ले जाता है, या फिर से वे सभी प्रयासों को समाप्त कर सकते हैं अंदर के कुछ को व्यक्त करने और उसके साथ तादात्म्य की एक पूर्ण चेतना में प्रवेश करने के लिए। लेकिन इसके बजाय वे अपने विचार को अस्पष्ट निरर्थक अटकलों के लिए समर्पित करते हैं। सर्वोच्च उपस्थिति शक्ति खुद को दुनिया की चीजों में उपस्थित शक्ति में व्यक्त और प्रकट करना चाहती है। पहले मामले में गलत व्यक्ति भ्रम और त्रुटि के नुकसान और दलदल में भटक जाता है। दूसरे मामले में वो दलदल में फंस जाता है या पिंजरे में गिलहरी की तरह अटकलों का चक्कर लगाता है। हमेशा चलते रहता है पर कहीं नहीं पहुंचता है। समझदार मार्ग है मैं हूँ, या वास्तविक स्व के रूप में उस चीज की पूर्ण पहचान में प्रवेश करने के लिए ईमानदारी से प्रयास करना, एक पूर्ण एहसास की तरफ आगे बढ़ना कि ये मैं हूँ आपके बौद्धिक या भावनात्मक मशीनरी का हिस्सा नहीं है।
बल्कि उसका स्वामी है। और प्राप्ति के परिणाम स्वरूप आपके चेतना क्षेत्र में प्रवाहित होने वाली शक्ति को अधिक पूर्ण और अधिक प्रभावी ढंग से व्यक्त करने और प्रकट करने का प्रयास करना। अब आप एक कारण हैं, केवल एक प्रभाव नहीं। अब आप केवल एक प्राणी नहीं, बल्कि एक निर्माता है। इसलिए कारण बनकर और प्रभावी ढंग से कुशलता पूर्वक और योग्य निर्माण के लिए आगे बढ़ें। और अब, कर्नल ने कहा, मैंने आपको उतना दिया है जितना आप इस समय मानसिक रूप से पचा सकते हो। मैं नहीं चाहता कि आप आध्यात्मिक अपच या मानसिक अपच से पीड़ित हो। मुझे आपसे और कहना है, लेकिन ये सब नियत समय पर कहा जाएगा। अपने जागृत होने की जिद कायम रखें, आत्मविश्वास से इसकी प्राप्ति की उम्मीद करें और निश्चित रूप से इसकी प्राप्ति होगी। इच्छा, विश्वास और दृढ़ संकल्प आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित होंगे। कुछ लोगों के लिए ये खुलासा काफी धीरे धीरे आता है और विशेष अभूतपूर्व अनुभव के बिना आता है। हालांकि आपके मामले में आपके मैं हूं के फूल के खिलने के लिए जबरदस्त दबाव की वजह से अचानक जबरदस्त प्रयास के कारण आपको एक अजीब अनुभव हो सकता है। आपको एक अजीब अनुभव हो सकता है जिसका चरित्र प्रतीकात्मक होगा, जैसा कि उस रात हुआ था, जिसमें तीव्र अतिचेतना के एक झटके में आपको इच्छित भूमि की एक झलक मिलेगी, लेकिन जो केवल एक पल के लिए ही रहेगी। पर आप ये पल कभी नहीं भूल पाएंगे। वास्तव में मुझे लगता है कि आप ऐसे अनुभव की पूर्व संध्या पर हैं। मुझे फिर से सिर्फ तब मिलें जब आप मुझसे मिलने के लिए बहुत प्रेरित हो, लेकिन उससे पहले नहीं। इन शब्दों के साथ कर्नल उठे और संकेत दिया कि साक्षात्कार समाप्त हो गया था, उत्कर्ष की एक अजीब भावना के साथ और इस अंतर्ज्ञान के साथ कि मैं एक परिवर्तनकारी अनुभव से गुजरने वाला हूँ, जिससे मैं एक नए व्यक्ति के रूप में उभरूंगा या उसी पुराने व्यक्ति के रूप में एक नई और पूर्ण अंतर्दृष्टि, चेतना और शक्ति के साथ संपन्न हो जाऊंगा। मैं अपने कमरे में गया और अपने तकिए पर सर रखा। कुछ ही समय बाद मेरा दिव्य अनुभव शुरू हुआ। ये नहीं कहा जा सकता कि मैं सोच रहा था, बल्कि मैं एक ऐसी दुनिया में डूबा हुआ था जो विचारों से भरा था। इस नई दुनिया में सभी चीजें विचार थी। वास्तव में विचार चीजें थी। मेरा मन बिल्कुल साफ था। मैं चकित और भ्रमित मन की स्थिति में नहीं था, बल्कि मुझे ऐसा लगा अपनी पूर्व सीमाओं से छूट गया है और उसने अनंत दिव्य शक्तियों को प्राप्त कर लिया है। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि मैंने अनंत शक्ति और पूर्ण तार्किक सटीकता के साथ सोचने की शक्ति प्राप्त कर ली है। एक समय के लिए शुद्ध विचार के इस दायरे में रहते हुए मुझे अब पता नहीं कि ये एक पल के लिए था या फिर घंटों के लिए, क्योंकि मैं इस अनुभव में बहुत उत्साहित था। मैं मानसिक और भावनात्मक शांति और खुशी की स्थिति में चला गया। सभी सीमित विचार रुक गए। ऐसा लग रहा था कि मैं हूँ अंतरिक्ष की अनंतता में और समय के अनंत काल में निवास कर रहा था। ऐसा लग रहा था कि ये अनंत अंतरिक्ष एक अद्भुत गुलाबी रोशनी से भरा हुआ है, जो एक असामान्य तीव्रता और गति की दर से कंपन कर रहा है। इसमें मैं अविचलित और अप्रभावित प्रतीत हो रहा था। मुझे विश्वास था कि मेरी आत्मा शाश्वत थी, कि ये हमेशा अस्तित्व में थी और हमेशा मौजूद रहेगी। इसके आवश्यक समान अस्तित्व में इसकी मृत्यु या इसके जीवन में रुकावट एक हास्यास्पद असंभवता की तरह लग रही थी। ऐसा लग रहा था कि मैंने अनंत जीवन को ग्रहण कर लिया है। इस दृढ़ विश्वास के साथ मुझे उसका बोध था, जिसे मैं केवल अनंत ज्ञान के रूप में वर्णित कर सकता हूँ। मुझे सब कुछ पता चल रहा था, उच्चतम सत्य से लेकर अनुभव के सबसे सामान्य तथ्य तक। मेरे लिए कुछ बड़ा और छोटा नहीं था। मेरी चेतना और ज्ञान की सामग्री में सब कुछ शामिल था। युग की पहेली, अस्तित्व का रहस्य मेरे द्वारा स्पष्ट रूप से समझा गया था। लेकिन इस समूचे ज्ञान में सबसे बड़ा ज्ञान मेरे अपने अस्तित्व का ज्ञान था। मैं इस आंतरिक सत्य को जानता था कि मैं वही हूँ जो मैं हूँ। इसके साथ ही अनंत आनंद, परम आनंद की चेतना भी प्रकट हुई। ऐसा प्रतीत हुआ कि मैंने अपने भीतर सभी समय और सभी स्थानों के आनंद और संतुष्टि को केंद्रित और संघनित कर लिया है। फिर भी मुझे ये एहसास हुआ कि ये समूची खुशी और संतुष्टि
मेरे भीतर से आती है, ना कि मेरे बाहर की चीजों से। इस अनुभव की ओर नजर मोड़ते हुए मेरे अर्जित ज्ञान और समझ के प्रकाश में अब मैं देखता हूँ कि रोशनी के उस पल में मैंने क्षणिक रूप से चेतना के पारलौकिक स्तरों से संपर्क किया, जो प्राचीन प्राच्य संतों द्वारा सच्चित आनंद के रूप में वर्णित किया गया है। ये निसंदेह बड़े पैमाने पर या पूरी तरह से प्रतीकात्मक था। अब मुझे पता है कि ये एक पूरी तरह से प्राकृतिक अनुभव है, हालांकि तुलनात्मक रूप से असामान्य है। कई अन्य इससे गुजरेंगे। इस अनुभव के वृत्तांत युगों की रिपोर्टों में बारीकी से मेल खाते हैं। फिर भी याद रखें, बहुत से लोग जो उस आंतरिक कुछ की उच्चतम मान्यता, बोध और अभिव्यक्ति को प्राप्त करते हैं, वो इस अनुभव से नहीं गुजरे हैं। ये केवल आकस्मिक है और आवश्यक नहीं है। इस पर कोई दो राहें नहीं है। पारलौकिक अनुभव बीत गया। प्रतिक्रिया सबसे पहले बहुत दर्दनाक और परेशान करने वाली थी। मुझे लगा कि मैं सबसे ऊंचे स्वर्ग से नीचे बंजर धरती पर आ गया हूँ। सर्वस्व के बारे में मेरा ज्ञान चला गया था, लेकिन अभी भी दृढ़ विश्वास कायम था कि मैं इसे जानता था, और ये जानकर कम से कम सुकून मिलता था कि ये जानने योग्य था। मेरा आनंद अकथनीय था। तब से इसकी स्मृति ने मेरे लिए आराम, खुशी और शांति लाने का काम किया है। मैं ऊंचाइयों पर चढ़ गया था, लेकिन मेरा बाद का पतन बहुत बड़ा रहा। लेकिन इस निराशा से उस अनुभव की स्मृति बहुत बड़ी रही है। अपनी स्मृति से उस अनुभव की स्मृति को मिटाने के बजाय मैं भौतिक संपत्ति, उपलब्धि और ज्ञान में जो कुछ भी उसके बाद प्राप्त किया है, उसे छोड़ देना बेहतर समझूंगा। इसकी घटनाओं और तथ्यों का मात्र विचार मुझे वर्तमान या भविष्य के किसी अन्य विचार से उत्पन्न रोमांच से कहीं अधिक रोमांच देता है। इससे आप समझ गए होंगे कि ये अनुभव मेरे लिए क्या मायने रखता है। मैं बाद में एक गहरी नींद में चला गया हूँगा, क्योंकि मैं सुबह उठकर मन और शरीर में बहुत तरोताज़ा महसूस करने लगा था। मैं अपने शारीरिक और मानसिक अस्तित्व को जीवंत करने वाली एक नई ऊर्जा के प्रति सचेत था। मैंने इस आंतरिक स्थिति को प्रतिबिंबित किया होगा, क्योंकि अब मुझे याद है कि कई दिनों तक मेरे सहयोगी और अन्य लोग मुझसे पूछते रहे कि क्या मैंने अच्छी खबर सुनी है, क्या मैंने बहुत धन पाया है, क्या मुझे प्यार हो गया है, या सबसे संतुष्टिदायक प्रकृति का कोई और अनुभव था मेरे पास वास्तव में था। लेकिन वे जो सोच रहे थे उससे कुछ अलग। मैं अपनी उन तस्वीरों से देख सकता हूँ जो अभी भी मेरे पास है कि उस अनुभव के समय से मेरी शारीरिक उपस्थिति बेहतर हो गई। मेरे शरीर ने नई शक्ति और जोश ग्रहण करना शुरू कर दिया, और ऐसा लग रहा था कि मेरी उम्र घट रही है। ऐसा प्रतीत होता है कि मुझ में यौवन आ गया था, और मैंने इसे शारीरिक रूप और ऊर्जा और मानसिक शक्ति और दक्षता में परिलक्षित किया। इसके अलावा भौतिक स्थितियां तेजी से और मेरे पक्ष में बदलने लगी। इन बातों के बारे में मैं कहानी में आगे बताऊंगा। अपनी कहानी के इस बिंदु से मैं अपने नए जीवन से संबंधित बातें बताऊंगा। वो जीवन जो मैं हूँ की खोज से शुरू हुआ। मैं कर्नल फॉब्स के साथ अपनी आगे की बातचीत के बारे में विस्तार से नहीं बताऊंगा, क्योंकि ये बहुत अधिक तकनीकी है और इस तरह के एक पाठ में प्रस्तुति के लिए बहुत जटिल है। मैं समय समय पर कर्नल द्वारा दिए गए एक सामयिक बयान को उद्धृत करूंगा और उनके द्वारा मुझे दिए गए निर्देश के सामान्य सिद्धांतों का लगातार उल्लेख करूंगा। लेकिन मैं अपने स्वयं के अनुभव की प्रस्तुति के माध्यम से कहानी को इस बिंदु से बताऊंगा। कर्नल से मैंने सीखा है कि उस भीतर की चीज की जागरूक धारणा के नए जीवन में दीक्षा में 3 अलग अलग चरण शामिल है। अर्थात 1, मान्यता का चरण, मैं हूँ के भीतर के कुछ रूप में। 2, बोध का चरण कि मैं हूँ अनंत शक्ति की अभिव्यक्ति का केंद्र बिंदु है, जहाँ से सभी चीजें आगे बढ़ती है। और 3, अभिव्यक्ति का चरण, मैं हूँ की रोजमर्रा के जीवन में अभिव्यक्ति। पिछले अध्याय में बताए गए उल्लेखनीय अनुभव के तुरंत बाद हुई बातचीत में कर्नल ने मुझसे कहा, आपने बौद्ध की एक अच्छी डिग्री का अनुभव किया है। अब आपके लिए अभिव्यक्ति का अनुभव करना बाकी है, और ये आप सक्रिय रोजमर्रा की जिंदगी में केवल धीरे धीरे और उत्तरोत्तर रूप से कर सकते हैं।
अभिव्यक्ति उस सत्य का प्रदर्शन है जिसे आपने पहले पहचाना और महसूस किया है। इस प्रदर्शन में आप अनुभव के कई स्तर पाएंगे। कर्नल ने यहाँ मेरे लाभ के लिए एक प्राचीन गूढ़ सूत्र का हवाला दिया, वो विरोधाभास जिसने कई लोगों को भ्रमित किया है, जिन्होंने इसकी समझ की कुंजी के बिना इसके शब्दों को पढ़ा है। अब आप काट चुके हैं, अब से आपको बोना चाहिए। उन्होंने मुझे समझाया कि इसका मतलब था कि मेरे पास नई चेतना का समृद्ध अनाज था और अब मुझे इसके बीज बोने की आवश्यकता थी जो मेरे काम में प्रत्यक्ष हो, कि मुझे अब वास्तविक कार्य में सत्य के उन सिद्धांतों को प्रकट करना था जो मैंने प्राप्त किए थे। इस बुवाई के बाद एक और कटाई होगी और इसी तरह प्रत्येक कटाई के बाद एक बुवाई होगी और प्रत्येक बोने के बाद एक कटाई होगी। यहाँ हर जगह की तरह प्रकृति चक्र में और लय के अनुसार आगे बढ़ती है। कर्नल के निर्देश और सलाह के तहत कार्य करते हुए मैंने अपने भौतिक शरीर की ओर ध्यान दिया और वास्तव में ये दुखद रूप से आवश्यक था, क्योंकि मेरे टूटने के कारण मेरा भौतिक उपकरण बहुत खराब हो गया था। उन्होंने कहा था, भौतिक शरीर मैं हूँ का साधन है और उसका स्वस्थ होना आवश्यक है। शरीर आत्मा की अभिव्यक्ति में बाधा नहीं है, जैसा कि तपस्वियों ने गलती से माना है, बल्कि ये आत्मा की प्रभावी अभिव्यक्ति का साधन है और इसे स्वास्थ्य और शक्ति में सिद्ध, विकसित और सुचारू रखा जाना चाहिए। मेरे शिक्षक द्वारा मुझे बताए गए सिद्धांत पर आगे बढ़ते हुए मैंने मन की शक्ति को प्रकट करने के लिए काम करना शुरू कर दिया, जो शारीरिक प्रक्रियाओं की अध्यक्षता करता है और शरीर के हर अंग में जिसके अधीनस्थ केंद्र होते हैं। हाँ, यहाँ तक कि शरीर की हर कोशिका में। ये मेरे लिए एक रहस्य उद्घाटन था कि महत्वपूर्ण और शारीरिक प्रक्रियाएं अनिवार्य रूप से मानसिक प्रक्रियाएं हैं, न कि केवल रासायनिक या यांत्रिक शारीरिक गतिविधियां। मैंने तुरंत देखा कि रोग के मानसिक उपचार का रहस्य मात्र पर मन की शक्ति का प्रकटीकरण नहीं है, बल्कि आत्मा की शक्ति का मन की शक्ति पर प्रकटीकरण है। इस सिद्धांत ने एक बार पूरी तरह से समझे जाने के बाद वैज्ञानिक रूप से लागू करने पर उल्लेखनीय और व्यावहारिक रूप से तत्काल परिणाम उत्पन्न किया। मैंने पाया कि पहले अपने मन में शरीर के अंगों के सामान्य कामकाज की आदर्श अवधारणा या मानसिक छवि बनाकर और फिर इस तरह से काम कर रहे मेरे अंगों की एक मजबूत निश्चित मानसिक तस्वीर बनाकर और फिर ये आत्मविश्वास लाकर कि ये आदर्श सत्य में परिवर्तित किया जा सकता है। भौतिक कार्यों की अध्यक्षता करने वाले अवचेतन मानसिक संकायों ने वास्तविक सामग्री और भौतिक रूप में उन विचारों और चित्रों को पुनः उत्पन्न करने के लिए काम शुरू कर दिया जो मेरे दिमाग में आदर्श रूप में मौजूद थे। आदर्श वास्तविकता में परिवर्तित हो गया। इसके अलावा मैंने पाया कि शरीर के प्रत्येक अंग का अपना विशेष मन होता है और अपने शरीर के किसी भी अंग पर अपना ध्यान केंद्रित करके मैं उसका ध्यान आकर्षित कर सकता था और इस तरह उसे ग्रहणशील मानसिक दृष्टिकोण में रख सकता था। फिर मैं उस विशेष अंग से बात करने के लिए आगे बढ़ता, ठीक वैसे ही जैसे मैं एक बच्चे से करता हूँ। मैं उसे उसके सामान्य कामकाज के महत्व के बारे में समझाता और दृढ़ता से लेकिन संवेदना के साथ उसे उस तरह से कार्य करने के लिए कहता। ये सब कुछ मूर्खतापूर्ण लग सकता है, लेकिन जिन लोगों ने खुद का इस तरह से उपचार किया है वे अंतर्निर्धित सिद्धांत की सच्चाई और इसे लागू करने में उपयोग की जाने वाली विधि के व्यावहारिक मूल्य को जानते होंगे। मैंने अपने शरीर को भौतिक वास्तविकता को नकारने और उसे एक भ्रम के रूप में मानने से परहेज किया। इसके विपरीत मैंने भौतिक शरीर की तुलनात्मक वास्तविकता को इसके सभी भागों में स्वीकार किया, लेकिन ये माना कि इसमें हर हिस्से और हर कोशिका में मन है और ये कि इसके कार्य इस मन के नियंत्रण में है और ये मन शरीर के सामान्य भौतिक मन के प्रभाव में ही, जो बदले में मैं हूँ के अधीन है। मैंने भौतिक कार्यों को नियंत्रित करने वाले सामान्य भौतिक मन को लाभकारी या प्रतिकूल रूप से प्रभावित करने के मामले में सचेत मानसिकता के स्व सुझाव द्वारा निभाई गई भूमिका को भी समझा। शरीर क्रिया विज्ञान पर कुछ सरल पुस्तकों के अध्ययन से मुझे मेरे आत्म उपचार कार्य में मदद मिली।
जिसके माध्यम से मैंने ये पता लगाया कि मेरे शरीर के विभिन्न अंगों और भागों की सामान्य प्रक्रियाएं और कार्य क्या थे। इस तरह मैं स्पष्ट, मजबूत और अधिक कुशल आदर्श चित्र और अवधारणाएं बनाने में सक्षम हुआ। मैंने खोजा कि एक सामान्य, स्वस्थ, कुशल मानव शरीर कैसा होता है और मैंने ऐसे शरीर की एक मजबूत, सकारात्मक, स्पष्ट, निश्चित मानसिक तस्वीर बनाई। फिर मैंने अपने विचार को क्रिया में रूप देने के लिए और अपनी मानसिक अवस्थाओं को भौतिक रूप में पुनः उत्पन्न करने के लिए आगे बढ़ाया। मैंने अपने मानसिक चित्र शरीर के सामान्य भौतिक मन और स्वयं कई अंगों को भी प्रस्तुत किए। मैंने अब आपको अपनी पद्धति का आवश्यक सार प्रदान कर दिया है। आप इसे उसी तरह प्रभावी ढंग से नियोजित कर सकते हैं जैसे मैंने किया, बशर्ते कि आप ये ईमानदारी से करें। मैंने ये भी पाया कि मैं इस तरह से शारीरिक व्यायाम को प्रभावी ढंग से नियोजित कर सकता हूँ। आदर्श पैटर्न का अतिरिक्त कारक शारीरिक गतियों के प्रभाव को बहुत बढ़ा देता है। मैंने मनोशारीरिक व्यायाम की एक प्रणाली को सिद्ध किया जिसने तुलनात्मक रूप से कम समय में मेरे भौतिक शरीर को बनाया। मेरे भौतिक शरीर के भीतर और उस पर अंदर के कुछ के इन अभिव्यक्तियों के परिणाम उल्लेखनीय थे। मेरी स्थिति बहुत तेजी से सुधरने लगी। तुलनात्मक रूप से कम समय में मैंने अपनी सारी खोई हुई स्थिति वापस पा ली थी। थोड़े अधिक समय में मैं पहले की तुलना में कहीं बेहतर शारीरिक स्थिति में था। मैंने अपने दिमाग में एक मजबूत, स्वस्थ, तंदुरुस्त आदमी का आदर्श बनाया था और मेरी अवचेतन मानसिकता ने इस आदर्श को भौतिक रूप और गतिविधि में ईमानदारी से पुनः पेश किया। मेरे व्यापारिक सहयोगियों ने मेरे अद्भुत परिवर्तन पर टिप्पणी की और उस पर अचंभा किया। वे इस विश्वास में थे कि मुझे कोई अद्भुत चिकित्सक मिल गया है और वास्तव में मेरे पास था। मैं अब लगभग 70 वर्ष की आयु में अच्छे स्वास्थ्य और शक्ति में हूँ। 45 के औसत स्वास्थ्य की तुलना में कहीं बेहतर। मुझे संदेह करने का कोई कारण नहीं दिखता कि ऐसा आगे भी जारी रहेगा, क्योंकि मैं उन सिद्धांतों के अनुसार जीता हूँ जो मेरे लिए नए सिरे से स्वास्थ्य और जोश लाएं। मेरा मानना है कि ये सिद्धांत वास्तव में मानसिक या आध्यात्मिक उपचार के सभी रूपों का सार बनाते हैं। हालांकि उनके प्रत्येक अलग अलग स्कूल खुद को श्रेय देते हैं। हालांकि प्रत्येक स्कूल लगभग समान इलाज पैदा करता है। इस बात के बावजूद कि उनकी हठधर्मिता अक्सर परस्पर एक दूसरे का खंडन करती है। मैं जानता हूँ कि ये एक तथ्य है कि मैं हूँ मन के किसी भी हिस्से या संकाय को नियंत्रित और निर्देशित कर सकता है, यहाँ तक कि उस हिस्से को भी जो शारीरिक कार्यों की अध्यक्षता करता है। ये बाद में जब मुकम्मल होता है तो अनिवार्य और अचूक रूप से भौतिक प्रभाव लाता है। ये विशुद्ध रूप से कारण और प्रभाव का मामला है। प्रत्येक व्यक्ति में इन कारणों को कार्य रूप में स्थापित करने की शक्ति होती है। मैंने शारीरिक दक्षता का परिचय देते हुए मानसिक दक्षता के निर्माण, विकास और प्रकटीकरण के कार्य की उपेक्षा नहीं की। मुझे पुरानी कहावत याद आई, एक स्वस्थ शरीर में एक स्वस्थ दिमाग, और मैंने इसे प्राप्त करने का दृढ़ संकल्प किया। यहाँ भी मैंने मनोविज्ञान और तर्क के सरल वैज्ञानिक सिद्धांतों का अध्ययन करके अपने आप को एक वैज्ञानिक रूप से सही आदर्श पैटर्न प्रदान किया। इस तरह मैंने जाना मानवता के महान मस्तिष्कों ने दिमाग के संचालन और इसके कुशल नियोजन के प्रभावी सिद्धांत के रूप में क्या खोजा है। इस पैटर्न से खुद को लैस करके मैंने अपने दिमाग को फिर से शिक्षित करना शुरू कर दिया ताकि ये अपने आप में उन कुशल गतिविधियों को पुनः उत्पन्न कर सके जिन्हें आदर्श पैटर्न में स्पष्ट रूप से इंगित और चित्रित किया गया था। मैंने इस विश्वास के साथ शुरुआत की कि बुद्धि मेरी मैं हूँ में नहीं थी, बल्कि एक ऐसी जटिल मशीनरी थी जो मैं हूँ के अंतर्गत काम करती थी। जैसा कि ऊपर कहा गया है, अध्ययन द्वारा प्राप्त मानचित्र या पैटर्न से लैस मैंने निर्धारित किया कि मेरी बौद्धिक क्षमताएं उस आदर्श के अनुसार अपनी प्रक्रियाएं और गतिविधियों को साकार करें। मैंने वही तरीका अपनाया जो मैंने अपनी शारीरिक प्रक्रियाओं को नियंत्रित करने वाले भौतिक मन को फिर से शिक्षित करने में नियोजित किया था। मन के ये दोनों महान विभाजन मानसिक मशीनरी के महत्वपूर्ण उपकरण हैं
और दोनों ही मैं हूँ के नियंत्रण के अधीनस्थ हैं। दोनों ही ठीक से लागू किए गए नियंत्रण और दिशा का जवाब देंगे। दोनों ही एक सामान्य सिद्धांत से रेखांकित हैं। मैं इस धारणा को पैदा नहीं करना चाहता कि मैंने अपने बौद्धिक संकायों की प्राकृतिक और नियमित प्रक्रियाओं को कार्य करने की एक कृत्रिम प्रणाली के साथ बदल दिया। इसके विपरीत मैंने सावधानी से इससे परहेज किया, क्योंकि मुझे विश्वास था कि इस तरह के तरीके से मेरी सोच की प्राकृतिक दिशा नष्ट हो जाएगी। इसके बजाय मैंने नियमित प्राकृतिक प्रक्रियाओं को प्रोत्साहित किया, जिसके माध्यम से बुद्धि प्रकट होती है और विचार, चिंतन और तर्क में खुद को व्यक्त करती है। मैंने वैज्ञानिक अभ्यासों द्वारा इसकी क्षमता विकसित की, जिसके माध्यम से मन के हर हिस्से को नियोजित किया गया और वो शक्ति दी गई जो मन और शरीर दोनों में उचित मात्रा में उपयोग और गतिविधि से ही आती हैं। इस संबंध में मानसिक क्षमताएं मांसपेशियों की तरह है और एक की समझ दूसरे की समझ लाती है। मेरा मुख्य कार्य बौद्धिक संकायों को पुनः शिक्षित करने की दिशा में था। मैंने पहले सुविकसित और सुप्रशिक्षित बुद्धि की क्रियाओं और प्रक्रियाओं की एक स्पष्ट निश्चित अवधारणा प्राप्त की और इस पर आगे बढ़ा। इसने मुझे इसने इसने मुझे सही पैटर्न, साँचा या नक्शा दिया, जिसे मैंने वास्तविक रूप से पुनः पेश करने के लिए आगे बढ़ाया। ये सही पैटर्न धीरे धीरे मन पर प्रभाव करने लगा और वहाँ इसने मेरी मानसिक मशीनरी को एक बार फिर से संगठित करके अपनी रचनात्मक शक्ति को प्रकट करना शुरू कर दिया, ताकि आदर्श पैटर्न के उद्देश्यों की पूर्ति हो सके। आदत को स्थापित करने वाली मन की शक्ति से धीरे धीरे मेरी बौद्धिक क्षमताएं अच्छी तरह से विनियमित मशीन की तरह और सख्त तार्किक प्रक्रिया की तर्ज पर काम कर रही थी। ऐसा करते हुए मैंने अवचेतन मन के उन महान स्तरों की उपस्थिति और उपलब्ध गतिविधियों का संज्ञान लिया, जिन पर किसी की तर्क प्रक्रियाओं का मुख्य रूप से संचालन होता है। मैंने सीखा कि इस स्तर पर अनकॉन्शियस रूमिनेशन की प्रक्रिया होती है, जिसमें चेतना के स्तरों के नीचे विचार की कुंडी को ध्यान से चबाया जाता है। मैंने इन अवचेतन संकायों को आदर्शीकरण और विश्वास के द्वारा प्रशिक्षित किया। मैंने उन पर विश्वास करके और उन्हें ये बताकर प्रोत्साहित किया कि मैं उनकी क्षमताओं से अवगत था और मुझे उनसे कुशल परिणाम की उम्मीद थी। इस तरह मैंने उन्हें अपने लिए विचार की कड़ी मेहनत के बड़े हिस्से को कुशलतापूर्वक निष्पादित करने की इजाजत दी। मैंने जल्द ही अपनी चेतन मन में सबसे पहले उत्तर दिए जाने वाले प्रश्न को या हल की जाने वाली समस्या को स्पष्ट रूप से तैयार करने की आदत हासिल कर ली, ताकि मुझे अच्छी तरह से पता चल सके कि मैं क्या हासिल करना चाहता था और क्या जानना चाहता था। उसके बाद मैं जानबूझकर इस प्रस्ताव या समस्या को मानसिक जाल द्वार के माध्यम से अवचेतन कार्यस्थल में छोड़ देता, जहां व्यस्त कार्यकर्ता तुरंत इसका विश्लेषण और इसके घटक भागों को विभाजित करना शुरू कर देते। फिर उन्हें एक नई तार्किक व्यवस्था में पुनर्संयोजित और संश्लेषित करते। कभी कभी अवचेतन मानसिकता आगे की जानकारी, डेटा या निर्देशों के अनुरोध के साथ आंशिक रूप से पूर्ण किए गए कार्य को मेरे सचेत ध्यान में प्रस्तुत करती। जब उसके मांग की पूर्ति की जाती तो काम फिर से अवचेतन स्तरों पर किया जाता और अंत में मेरे सामने लगभग समाप्त अवस्था में प्रस्तुत किया जाता, जिसमें केवल अंतिम स्पर्श की आवश्यकता होती, जो सचेत मानसिकता करती। फिर से कार्य बिना किसी परेशानी के पूरी तरह से समाप्त होता और मेरे सचेत ध्यान के निरीक्षण के लिए पारित किया जाता। कभी कभी ये प्रक्रिया लगभग तात्कालिक होती, अन्य समय में इसमें अधिक समय लगता। कभी कभी अनकॉन्शियस रूमिनेशन की प्रक्रिया श्रम साध्य होती और इसमें काफी समय लगता, लेकिन जब भी हो कार्य अच्छी तरह से संपन्न होता। इसी तर्ज पर मैंने अपनी याददाश्त की शक्तियों को विकसित और प्रशिक्षित किया और उल्लेखनीय सफलता हासिल की, ये महसूस करके कि स्मृति की प्रक्रियाएं मुख्य रूप से अवचेतन स्तरों पर होती है और ये कि अवचेतन मानसिकता कुशल सुझावों और निर्देशों से आसानी से प्रभावित और निर्देशित होती है। मैं एक अद्भुत कुशल मेमोरी मशीन विकसित करने में सक्षम रहा। हालांकि
मैंने इसे केवल वैध रूप से नियोजित किया, ना कि दिखावे के लिए। मैंने पाया कि स्मृति वास्तव में कभी भी कुछ भी खोती या भूलती नहीं है, और याद और स्मरण मुख्य रूप से इंडेक्सिंग और क्रॉस इंडेक्सिंग के उचित तरीकों पर निर्भर करता है। लेकिन मैंने पाया कि सभी विधियों में प्रमुख और एक कुशल स्मृति के लिए आवश्यक है स्मृति को फिर से शिक्षित करना और इसे अपने काम को ठीक से करने की आदत में प्रशिक्षित करना। उसी सामान्य नियम का पालन करते हुए मैंने अपनी धारणा और अवलोकन की शक्तियों को बहुत विकसित किया, और परिणाम स्वरूप मैं उन महत्वपूर्ण चीजों को देखने और समझने में सक्षम था जिन्हें औसत व्यक्ति द्वारा अनदेखा किया गया था। धारणाएं विचार के कच्चे माल का गठन करती है, और मैं अपने दिमाग को अच्छी तरह से काम करने और विचारों, अवधारणाओं और योजनाओं को बनाने के लिए सर्वोत्तम प्रकार की सामग्री के साथ आपूर्ति करने में कामयाब रहा। मेरे भविष्य की सफलता काफी हद तक इस अर्जित शक्ति के कारण थी। लगभग ठीक उसी तर्ज पर मैंने अपनी कल्पना को उस अद्भुत रचनात्मक कार्य को करने के लिए प्रशिक्षित किया जिसे रचनात्मक कल्पना के रूप में जाना जाता है, बजाय इसके कि वह दिवा स्वप्न या काल्पनिक चित्र पर अपनी ऊर्जा बर्बाद कर दे। कल्पना के दायरे में सभी रचनात्मक कार्यों की मानसिक मशीनरी पाई जा सकती है। यहाँ आविष्कार का अपना घर और कार्यशाला है। ठीक से प्रशिक्षित कल्पना आसानी से और कुशलता से योजना, डिजाइन, निर्माण और सुधार का कार्य कर सकती है। मेरे भविष्य की सफलता काफी हद तक मेरी मानसिकता के इस हिस्से के विकास के कारण थी। मैंने अपनी कल्पना शक्ति को इतना प्रशिक्षित किया कि मैं लाक्षणिक रूप से अपनी मानसिक मशीन के एक छोर में आवश्यक विचार को छोड़ सकता था और समय के साथ दूसरे छोर से योजना, डिजाइन की सामान्य रूपरेखा आ जाती। इसी तरह मैंने अपनी भावनात्मक प्रकृति पर महारत हासिल की। अपने स्वभाव के इस हिस्से का गुलाम होने के बजाय मैंने इसे अपना इच्छुक और आज्ञाकारी दास बना लिया। मैंने इच्छा का उपयोग किया और इसे मेरे लिए काम करने के लिए निर्धारित किया, और इसने मेरे लिए अच्छी तरह से काम किया है। आग्रहपूर्ण इच्छा प्राप्ति की दिशा में प्रयास के महान तत्वों में से एक है। इच्छाओं को समाप्त नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि आवश्यकता पड़ने पर प्रसारित किया जाना चाहिए और उचित चैनलों में निर्देशित किया जाना चाहिए। ये सब मैंने कर्नल से सीखा और बाद में वास्तविक अनुभव के माध्यम से प्रदर्शित किया। अंत में इसी तरह मैंने इच्छा पर महारत सीखी। मैंने सीखा कि कैसे विल टू विल करना है। मैंने इच्छा शक्ति की आंतरिक चेतना में प्रवेश किया और इसके अंतरतम रहस्यों को सीखा। जैसा कि पिछले अध्याय में बताया गया है, दक्षता की दिशा में उस अंदर के कुछ का प्रकटीकरण लगभग शुरुआत से ही मेरे व्यावसायिक मामलों में एक उल्लेखनीय रूप से शुरू हो गया था। मैं इस तथ्य से अवगत हो गया कि सफलता के लिए आंतरिक शक्तियां काम कर रही थी और उनके प्रभाव और परिणाम स्वयं दिखने लगे थे। मेरी कंपनी का एक ऐसा उत्पाद था जो बिकना असंभव लग रहा था। मैंने उसके लिए एक बेहतर बिक्री योजना की कल्पना की और मुझे अपनी योजना को आजमाने की अनुमति दी गई। मेरी योजना के कारण पहले से ही उत्पाद तेजी से बिकने लगा और मुझे परिणाम स्वरूप कंपनी में एक अहम पद दिया गया, और उसके बाद मेरे उत्तम कार्यशैली को देखते हुए एक और महत्वपूर्ण पद प्रदान किया गया। ये तो शुरुआत थी। हमारे उत्पाद की बिक्री के नए अवसरों को देखते हुए मैंने संयंत्र के विस्तार और बिक्री बल में वृद्धि की योजना बनाई। इससे व्यवसाय के पूंजीकरण में वृद्धि की आवश्यकता हुई। सफल उपलब्धि के मेरे पिछले रिकॉर्ड के कारण निर्देशकों को मुझ पर भरोसा था और वे अंततः मेरी सभी योजनाओं के लिए सहमत हो गए। बढ़े हुए व्यवसाय को बड़ी सफलता मिली और हमारी कंपनी देश में सबसे बड़ी कंपनियों में से एक बन गई और मुझे सक्रिय प्रबंधन में एक प्रमुख पद दिया गया। मैं उस व्यवसाय की दुनिया में और बड़े शहरों में अग्रणी वित्तीय शक्तियों का मैंने ध्यान आकर्षित करना शुरू कर दिया। मेरे व्यापार की सफलता और वित्तीय स्वतंत्रता और शक्ति की तेजी से वृद्धि की रूपरेखा के कुछ समय के लिए मैं रुकूंगा। इस पाठ में आगे बढ़ने से पहले मैं आपका ध्यान एक उल्लेखनीय स्थिति की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ, जो लगभग पहले से ही प्रकट हो रही थी। मैं इसके बारे में बोलने में
बहुत कठिनाई महसूस कर रहा हूँ क्योंकि मुझे सही शब्द नहीं मिल रहे हैं। पर इसने कैसे काम किया, ये आपको बताने का मैं प्रयास करूंगा। मैं ये समझने का प्रयास करूंगा कि इस छिपे हुए कारण या कारणों की श्रृंखला ने मेरे करियर में कितने शानदार तरीके से काम किया। शायद मेरे दिमाग में इस अजीबोगरीब स्थिति की पहली धारणा ये थी कि मेरे अपने सचेत मानसिक प्रयासों और शक्तियों के अलावा मेरे मामलों में कुछ और काम पर था। चीजों की सतह के नीचे या ऊपर कुछ ऐसा लग रहा था कि ये मेरी ओर से और मेरे हितों के लिए काम कर रहा है। मुझे स्पष्ट रूप से याद है कि मैंने एक बार अपने आप से कहा, इस खेल में किसी का हाथ है, ऐसा लग रहा है, और वो एक अदृश्य साथी के रूप में खेल रहा है और वो मेरे खेल का समर्थन कर रहा है, लाभप्रद लीड प्रस्तुत कर रहा है और मेरे अपने लीड के जवाब में ट्रम्प खेल रहा है। ऐसा लग रहा था कि मेरे पास इस खेल में एक कुशल साथी था और मुझे जल्द ही उस पर, उसके कौशल पर और जीतने में मेरी मदद करने की उसकी इच्छा पर विश्वास हो गया। पर ये कौन था? मैं लगभग आश्वस्त हो गया था कि मैं किसी कारण से किसी प्रकार की अलौकिक सहायता का प्राप्तकर्ता बन गया था। मैंने ये देखना शुरू किया कि जिन सफल लोगों से मैंने पहले सवाल किया था, वे ऐसे समर्थन पर विश्वास क्यों करने लगे थे। लेकिन मुझे याद आया कि कर्नल फॉब्स ने मुझे उस अंदर के कुछ की चमत्कारिक शक्तियों के बारे में क्या बताया था, कि वो ठीक तरह से जागने के बाद व्यक्ति के लिए क्या कर सकता है। मैंने कर्नल को लिखने का निश्चय किया, जो उस समय तक भारत लौट चुके थे। कुछ ही समय में कर्नल की ओर से एक संक्षिप्त नोट आया जिसमें कहा गया था, आपका अदृश्य साथी और अनदेखा सहायक कोई और नहीं बल्कि अंदर का कुछ है जो चीजों की सतह के नीचे अपनी शक्ति प्रकट करता है। इसने आपकी ख्वाहिशों को अपनी ख्वाहिशें बनाया है। आपके लक्ष्य इसके उद्देश्य हैं। आपकी सामान्य योजनाएं इसकी सामान्य योजनाएं हैं। उस पर पूरा भरोसा करें और हमेशा उसकी मदद पर भरोसा करें। ये आपको कभी विफल नहीं करेगा। भले ही कभी कभी ऐसा लगेगा कि इसने आपको छोड़ दिया है, लेकिन समर्थन और सहायता के लिए इस अदृश्य साथी पर निर्भर रहते हुए आपको हमेशा अपनी क्षमता के अनुसार अपना काम करते रहना चाहिए। अपना काम ठीक से करो और वो भी ऐसा ही करेगा। कर्नल के पत्रों से और अन्य स्रोतों से, मेरे द्वारा एकत्र की गई जानकारी से, साथ ही साथ अपने स्वयं के अनुभव से, मैंने अंततः इस बात को समझ लिया कि अंदर का कुछ कार्रवाई और अभिव्यक्ति की इच्छा रखने वाला प्रतीत होता है। इसलिए ये मेरे सापेक्ष पहलू के विचारों, इच्छाओं और योजनाओं के साथ सहयोग करता है। ये व्यक्ति के विचारों, इच्छाओं और योजनाओं को अपना बना लेता है और फिर उनके वास्तविकीकरण और भौतिकीकरण की दिशा में लगातार काम करने के लिए आगे बढ़ता है। ये एक महान इच्छा की तरह प्रतीत होता है, एक शक्ति जिसमें कार्य करने की इच्छा हो या एक इच्छा के साथ कार्य करने की शक्ति। लेकिन जाहिर तौर पर इसे विचारों की सामग्री की आवश्यकता होती है ताकि ये साकार करने के लिए आगे बढ़ सके। इससे पहले कि ये किसी के लिए कार्य करे, इसके सामने प्रस्तुत आदर्शीकरण का पैटर्न होना चाहिए। इसका काम है आदर्शों को साकार करना। इस तरह से मैंने इसका पता लगाया और हालांकि अब मैं अपनी अभिव्यक्ति के भोले कच्चे रूप पर मुस्कुराता हूँ, फिर भी मैं उस आदिम अवधारणा के सामान्य मौलिक सत्य को धारण करता हूँ। इस मूक बल के संचालन के बारे में अजीब बात ये थी कि ये कभी कभी मेरे द्वारा पूरी तरह से अप्रत्याशित परिणाम लाता था और अक्सर उस समय मेरी इच्छाओं के बिल्कुल विपरीत होता था। लेकिन अंत में इसका मार्ग सबसे अच्छा होता है, कभी कभी एकमात्र मार्ग। ये कभी कभी मेरे खेल को अवरुद्ध करते हुए भी प्रतीत होता है और मुझे मूल रूप से सोची गई दिशा से पूरी तरह से अलग दिशा में कदम उठाने के लिए मजबूर करता है। लेकिन देर सबेर ये मुझे एक घुमावदार रास्ते से उस चीज की ओर ले जाता है और सफलता मेरी होती है। अंत में मुझे ये मानने के लिए मजबूर होना पड़ा कि जिस रास्ते को इसने चुना वो वास्तव में एकमात्र रास्ता था। अंदर के कुछ ने स्पष्ट रूप से उन खतरों और बाधाओं को महसूस किया था जो मुझे दिखाई नहीं दे रहे थे और इसलिए मुझे उनके चारों ओर ले गया। उसने अजीब सड़कों और उपपथों का पीछा किया, लेकिन अंत में
वहां पहुंच गया। कभी कभी जब मैं अपनी स्वयं की धारणा और निर्णय की व्यक्तिगत शक्तियों की भावना से बहुत अधिक फूला हुआ हो जाता, तो ये मुझे गर्दन के पीछे से उठा लेता और फिर एक खंडर के ऊपर झुलाता। फिर धीरे से मुझे एक अच्छे सुरक्षित स्थान पर एक नए वातावरण में छोड़ देता, ठीक उसी स्थान पर जहां मेरा सर्वोच्च हित था और मेरी गहरी आशाओं और इच्छाओं को साकार करना संभव था। मेरी सफलता की राह कभी कभी काफी पथरीली होती, यात्रा करना बहुत कठिन होता। कभी कभी असफलताएं बहुत ही निराशाजनक लगती, लेकिन बाद में एहसास होता कि वो मेरे हित के लिए ही हुई थी, कि वो मेरे हित के लिए हुई थी। इस राह पर चलने के लिए विश्वास की आवश्यकता थी और मेरे पास वो था। व्यक्तिगत शक्ति में विश्वास शक्ति एक महत्वपूर्ण कारक है। जैसे जैसे समय बीतता गया, मैंने धीरे धीरे एक महत्वपूर्ण खोज की कि धन काफी हद तक चेतना का विषय है। बहुत से लोग जो पैसा चाहते हैं और जो पैसे के लिए प्रयास कर रहे हैं, वास्तव में उनके विचारों की तनाव और धन चेतना को महसूस करने में उनकी विफलता के कारण इसे उनसे दूर करने की ओर अग्रसर है। लाखों के स्तर में सोचना सीखना होगा। मेरे पुराने दोस्त हरिमन ने एक बार इस सच्चाई को व्यक्त किया जब उन्होंने कहा, लाखों में सोचना और बात करना उतना ही आसान है जितना कि $1 में। वित्त के इस जादूगर, जिनके कारनामों को जनता द्वारा लेगर डेमन के करीब आने के रूप में माना जाता था, ने इस कहावत को उनके विचार और कार्य के मुख्य सिद्धांतों में से एक बना लिया। उन्होंने लाखों में सोचा और बात की और उनके विचार ने क्रिया में रूप लिया। उनकी मानसिक अवस्थाओं ने भौतिक रूप धारण कर लिया। उनके आदर्श वास्तविकता बन गए। इस देश में कई पुरुष हैं, यहाँ के हर शहर में, जिनके भीतर शक्तियों के बीज हैं, जिन्हें अगर विकसित होने दिया जाता है तो ये लोग दूसरे हरिमन या दूसरे मॉर्गन या यहाँ तक कि दूसरे रॉकफेलर बन जाएंगे। लेकिन व्यावहारिक रूप से इनमें से कोई भी व्यक्ति वास्तव में कभी भी इस अवस्था तक विकसित नहीं होगा। वास्तव में संभावना ये है कि वे केवल सफल छोटे दुकानदारों या छोटे समाचार पत्र स्टैंड रखने वालों के रूप में विकसित होंगे। प्रत्येक मामले में सफल, लेकिन हमेशा छोटे पैमाने पर। वे लाखों में सोचने के बजाय $1 में, यहाँ तक कि 1 पैसे में सोचने के लिए संतुष्ट हैं। वे अपने आदर्शों के प्रत्यक्ष अनुपात में वास्तविकताओं को प्रकट करते हैं। उनके विचार समान कैलिबर के कार्यों में रूप लेते हैं। उनकी मानसिक अवस्थाएं भौतिक रूप में पुनरुत्पादित होती है। जब मैं ये सब कहूंगा तो वो छोटा सा आदमी सोचेगा कि मैं बकवास कर रहा हूँ, लेकिन बड़े आदमी को पता चल जाएगा कि मैं सही हूँ। उसने इसे अपने मामले में साबित कर दिया है और इस सिद्धांत की सच्चाई को महसूस करता है, हालांकि वो नहीं जानता कि ये इस तरह से कैसे या क्यों काम करता है। बहुत से लोग समाचार स्टैंड या मूंगफली स्टैंड चलाने में उसी ऊर्जा, विचार और व्यावसायिक दूरदर्शिता को प्रकट कर रहे हैं जिसे अन्य लोग महान उद्यमों के संचालन में नियोजित कर रहे हैं। 1 पैसे में सोचता है या $1 में। दूसरे हजारों, सैकड़ों, हजारों, लाखों में सोचते हैं। धन चेतना जैसी एक चीज होती है। मुझे पता है कि ये एक सच्चाई है। धन को भौतिक रूप में बनाने से पहले विचार में बनाया जाना चाहिए। धन के वास्तविक रूप में प्रकट होने से पहले आदर्श में मौजूद होना चाहिए। कभी कभी मैं ये भी सोचता हूँ कि आदर्श ही सच्चा वास्तविक है और तथाकथित वास्तविक आदर्श वास्तविक का प्रतिबिंब है। उस चीज की शक्तियों और गतिविधियों के बारे में मैंने जो एक और महत्वपूर्ण बात सीखी, वो है आकर्षण का नियम। मुझे जल्द ही पता चला कि गुरुत्वाकर्षण के भौतिक नियम के अनुरूप आकर्षण की एक मानसिक शक्ति होती है। मानसिक आरक्षण का ये नियम व्यक्ति के विचारों और इच्छाओं को उनसे जुड़ी बाहरी चीजों के साथ समन्वय और सहसंबंधित करता है। ये नियम कुछ हद तक सभी व्यक्तियों में कार्य करता है, लेकिन जब कोई व्यक्ति अंदर के कुछ की उपस्थिति शक्ति और उसके साथ अपनी पहचान के बारे में जागरूक हो जाता, तो ये नियम बहुत अधिक शक्ति के साथ कार्य करता है। आकर्षण का नियम व्यक्ति के लिए उसके सबसे मजबूत विचारों और आदर्शों के सामंजस्यपूर्ण संबंध में चीजों, व्यक्तियों या स्थितियों को आकर्षित करता है, या अक्सर इसके बजाय ये व्यक्ति को अनुकूल पर्यावरण,
परिस्थितियों या व्यक्तियों या चीजों की उपस्थिति में अपने आदर्शों को साकार करने की ओर प्रेरित करता है। ये अक्सर पहाड़ को मोहम्मद के पास लाता है, लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है कि मोहम्मद को पहाड़ों के पास धकेलना आसान लगता है। प्राप्त अंत दोनों ही मामलों में समान है। जब वो अंदर के कुछ नियम को कार्यरत करने में व्यस्त हो जाता है, तो चीजें, व्यक्ति और स्थितियां तेजी से आगे बढ़ने लगती है। मैं अक्सर अचंभित हो जाता कि किस तरह मेरे विचारों और आदर्शों के जवाब में चीजें और व्यक्ति मेरी तरफ आकर्षित हो जाते और मैं भी उसी तरह उनकी ओर आकर्षित हो जाता। जिन व्यक्तियों की मुझे आवश्यकता थी वे मेरे ध्यान में आ गए और जिन लोगों को मेरी जरूरत थी उन पर मेरी नजर पड़ी। अगर मुझे एक निश्चित विषय के बारे में अतिरिक्त जानकारी चाहिए तो पूरी दुनिया मेरे दिमाग में ऐसा ज्ञान डालना चाहती थी। किताबें, पत्रिकाएं, दूसरों के बातचीत के कुछ अंश, अखबार के लेख, इन सभी ने मुझे या तो वांछित डेटा या तथ्य दिए या फिर संकेत दिया कि वे कहाँ मिल सकते हैं। मैं किताबों की दुकानों में चला जाता और या इच्छिक रूप से एक किताब उठाकर मुझे उसके पन्नों में या तो वो मिल जाता जो मैं जानना चाहता था या फिर किसी अन्य वांछित पुस्तक की जानकारी मिलती। मैंने एक पत्रिका या एक पुराना अखबार उठाया है और इसी तरह ज्ञान की विशेष जानकारियों को प्राप्त किया है। मेरी सबसे सफल योजनाओं में से एक का आवश्यक विचार सबसे पहले मुझे पुराने अखबार के एक फीके और गंदे स्क्रैप में मिला। पुरानी किताब की दुकान के स्टॉल से यूं ही उठाई गई एक पुरानी किताब जिसकी कीमत 15 सेंट थी। उसने मुझे एक नवनिर्मित वस्तु के लिए एक नए और आकर्षक नाम का सुझाव दिया, एक ऐसा नाम जो एक बार सुनने पर कभी नहीं भुलाया जा सकता था। मेरे व्यावसायिक सहयोगियों ने मेरे भाग्य और मेरे करियर में चांस द्वारा निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में बात की है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ, चांस जैसा कुछ नहीं होता। सब कुछ कारण से होता है और सभी कारण नियम के तहत संचालित होते हैं। आकर्षण का नियम कारणों की महान जननी है। बिना कारण के कभी कुछ नहीं होता। सभी घटनाएं प्राकृतिक नियम के अनुसार आगे बढ़ती है और आकर्षण का नियम सभी प्राकृतिक नियमों में सर्वोच्च है, हालांकि कम से कम समझ में आता है। मैंने ये भी पाया कि आकर्षण का ये नियम, जो कि अंदर के कुछ द्वारा संचालित है, अपने काम में मानसिक धाराओं, विचार तरंगों या मानसिक स्पंदनों की शक्ति को नियोजित करता है। व्यक्ति के सक्रिय मन से निकलने वाली ये धाराएं या तरंगे या स्पंदन उसके तत्काल आसपास के क्षेत्र से बहुत आगे तक फैल जाती है। जब आकर्षण के नियम द्वारा नियोजित की जाती है तो ये अक्सर विशाल भंवरों का रूप धारण कर लेती है, जो उस व्यक्ति के केंद्रीय केंद्र बिंदु पर कई चीजें खींचती है जो उसके विचारों या आदर्शों से संबंधित होती है। ये व्यक्ति के विचार को बाहर की ओर भी भेजती है और इन्हें सामंजस्यपूर्ण व्यक्तियों के संपर्क में ले आती है। ये घटनाएं पूरी तरह से स्वाभाविक है, इनका अलौकिक से कोई लेना देना नहीं है। जबकि प्रकृति की इन सूक्ष्म शक्तियों को मेरी ओर से अंदर के कुछ द्वारा नियोजित किया जा रहा था, उसी समय मैं भी काम कर रहा था। प्रकृति की इन सूक्ष्म शक्तियों का संचालन, जिनके बारे में मैंने बात की है, आमतौर पर अपेक्षा से कहीं अधिक सामान्य है। हालांकि उनके अंतर्निहित सिद्धांतों को शायद ही कभी सही ढंग से समझा जाता है और अक्सर उनकी गलत व्याख्या की जाती है। मैं इस बात से संतुष्ट हूँ कि बहुत से लोगों ने कुछ हद तक उन्हीं घटनाओं का अनुभव किया है जिनका मैंने अभी उल्लेख किया है। ये सच है कि वे आमतौर पर इसका श्रेय अन्य कारणों को देते हैं या फिर उन्हें सभी व्याख्याओं से परे अजीब घटना के रूप में मानते हैं। ये एक कारण है कि वे शायद ही कभी उनका उल्लेख करते हैं, यहाँ तक कि अपने करीबी दोस्तों या अपने परिवार के सदस्यों के लिए भी नहीं करते। बहुत से शक्तिशाली व्यक्तियों ने मैं हूँ का आंशिक बोध प्राप्त कर लिया है, लेकिन फिर भी पूर्ण अनुभव से वंचित रह जाते हैं। वे स्वयं में विश्वास करते हैं, आत्मनिर्भरता, आत्मविश्वास रखते हैं और स्वयं को व्यक्तिगत शक्ति के स्रोत के रूप में जानते हैं, लेकिन उनका आत्म व्यक्तित्व के जाल में उलझा हुआ है और इससे बाधा उत्पन्न होती है। व्यक्तित्व एक मूल्यवान संपत्ति और साधन है, लेकिन इससे पहले कि इसे सबसे बड़ी दक्षता के साथ नियोजित किया जा सके,
व्यक्ति को खुद को इससे अलग करना चाहिए। फिर मुक्त होकर वो इसमें लौट सकता है और इसे अपनी अभिव्यक्ति के साधन के रूप में नियोजित कर सकता है। आत्मनिर्भरता का औसत आदमी कमोबेश अपनी ही मानसिक मशीनरी में उलझा रहता है। जब वो अपने आप को अपनी मशीनरी से मुक्त कर लेता है, तब और सिर्फ तब वो उस मशीनरी को एक सच्चे मास्टर के रूप में संचालित करने में सक्षम होता है। व्यक्ति को पूरी तरह से और निश्चित एवं सकारात्मक रूप से ये पहचानना और महसूस करना चाहिए कि उसका मैं हूँ उसके विचारों, भावनाओं और कार्यों का एक संयोजन नहीं है, बल्कि वो अंदर का कुछ है। उसे ये समझना चाहिए कि जैसे पौधे की चेतना खनिज से अधिक होती है, जैसे पशु की चेतना पौधे की चेतना से अधिक होती है, जैसे औसत मनुष्य की चेतना पशु की चेतना से अधिक होती है, उसी प्रकार मानव जाति के कुछ लोगों में औसत मनुष्य की सामान्य आत्म चेतना की तुलना में एक उच्चतर चेतना का उदय हो रहा है। मैं हूँ की उपस्थिति और शक्ति की वास्तविकता की ये नई चेतना सच्चे और पूर्ण स्वतः की चेतना है। मनुष्य की स्वयं की मौलिक चेतना को 3 अलग-अलग चरणों से युक्त कहा जा सकता है, अर्थात 1. मैं की चेतना, अन्य चीजों से अलग। 2. मैं हूँ की चेतना, जो अपने साथ वास्तविक अस्तित्व के बारे में जागरूकता लाती है। 3. व्यक्तित्व की आकस्मिक मशीनरी के अलावा मैं हूँ की चेतना या एक सच्चे और वास्तविक अस्तित्व के रूप में। फिर एक और चरण होता है अनंत शक्ति के साथ उस सत्ता की आईडी इकाई की पूर्ण। फिर एक और चरण होता है अनंत शक्ति के साथ उस सत्ता की आईडी इकाई की पूर्ण प्राप्ति का चरण, जहां से सभी चीजें आगे बढ़ती है, जहां मैं हूँ सहज रूप से खुद अनंत वास्तविकता को केंद्र बिंदु और अभिव्यक्ति के केंद्र के रूप में पहचानता है। ये चेतना केवल मैं वह हूँ जो मैं हूँ इस जबरदस्त कथन में व्यक्त की जाती है। चेतना और बोध के इस अंतिम और उच्चतम चरण तक आपका मैं आगे बढ़ रहा है। ये उस व्यक्ति की जागृत चेतना के क्रमिक जागरण की तरह है जो सो गया है या अजीब सपने देख रहा है। धीरे धीरे जागरण आता है। सबसे पहले मैं की चेतना आती है, फिर वह मैं हूँ, फिर मैं हूँ और अंत में व्यापक जागृत और चमकती आंखों के साथ आत्म विजयी स्वरों में कहता है, मैं वही हूँ जो मैं हूँ। ये उस अनंत वास्तविकता के साथ अपनी आवश्यक पहचान के लिए पूरी तरह से जाग गया है, जिससे सभी चीजें आगे बढ़ती है और जिसमें सभी चीजें रहती है और चलती है और उनका अस्तित्व है। ये आत्मा का जागरण है। अपने स्वयं के अनुभव से, साथ ही अन्य लोगों के अनुभव से, और जो मुझे कर्नल फॉब्स के शिक्षण के माध्यम से और इस विषय से संबंधित अपने स्वयं के अध्ययन से मिला है, उससे मैं दृढ़ता से आश्वस्त हूँ कि ये उल्लेखनीय भाग्य, जो कि सभी समय के अधिकांश सफल पुरुषों और महिलाओं के करियर में शामिल माना जाता है, वास्तव में केवल भाग्य नहीं है, बल्कि प्राकृतिक नियमों का संचालन है। इसके अलावा मैं पूरी तरह से मानता हूँ कि कुछ व्यक्ति जो एक हद तक सफल रहे हैं, जब भाग्य में उतार चढ़ाव देखते हैं, तो उसका कारण ये होता है कि वो अपने ताकत के नशे में चूर होकर सर्वशक्तिमान के इस स्रोत पर निर्भर रहना और उससे प्राप्त करना बंद कर देते हैं। इस तरह के कई व्यक्ति अपनी समझ या अंतर ज्ञान को खो देते हैं। सच्चा बुद्धिमान व्यक्ति इस सामान्य भूल से बच जाता है। एक क्षण के लिए भी वो ये नहीं भूलता कि सर्वशक्तिमान उसकी सभी गतिशील व्यक्तिगत शक्ति का स्रोत है। जहां तक उस वस्तु की शक्ति के अनुप्रयोग के माध्यम से भाग्य के संचालन का संबंध है, मैं यहाँ कहूँगा, ये मेरा दृढ़ विश्वास है कि व्यक्ति के पास वो सब कुछ हो सकता है जो वो चाहता है, बशर्ते 1. कि वो ठीक ठाक जानता है कि वह क्या चाहता है। 2. वो इसे काफी दृढ़ता से चाहता है। 3. कि वो आत्मविश्वास से इसे प्राप्त करने की अपेक्षा करता है। 4. कि वो इसे प्राप्त करने के लिए लगातार दृढ़ संकल्प करता है। और 5. वो इसकी प्राप्ति की कीमत चुकाने को तैयार है। मुझे विश्वास है कि मैंने यहाँ आपको भाग्य का रहस्य दिया है। ये आपके ऊपर है कि आप इसे व्यवहार में कैसे लागू करते हैं।
आंतरिक रहस्य जिसे मैंने इतने वर्षों तक खोजा था और जो अंततः मुझे अपनी पहचान, एहसास और अंदर के कुछ के प्रकटीकरण में मिला, अब मुझे सामान्य शब्दों में व्यक्त करना मुश्किल लगता है। हालांकि मेरी समझ बड़ी है और अपनी उपस्थिति और शक्ति के मेरे पहले अनुभव के क्षण से लगातार विकसित हुई है। कठिनाई शायद इस तथ्य के कारण उत्पन्न होती है कि ये ज्ञान अनिवार्य रूप से एक आंतरिक अनुभव है, जबकि हमारे सामान्य शब्दों को केवल बाहरी दुनिया के साथ हमारे संपर्क से उत्पन्न होने वाले अनुभवों के संबंध के लिए अनुकूलित किया गया है। जितना करीब मैं इसे समझने योग्य शब्दों में व्यक्त कर सकता हूँ, ये कहा जा सकता है कि आंतरिक रहस्य मैं हूँ की चेतना है। वो अंदर का कुछ जिससे सभी चीजें आगे बढ़ती हैं और जिसमें सभी चीजें रहती है और चलती है और अपना अस्तित्व रखती है। लेकिन क्या आपका कोई धर्म नहीं है? क्या आपके जीवन में धर्म की कोई भूमिका नहीं है? मैं आपको पूछते हुए सुन रहा हूँ। मैं कहूँगा कि धर्म मेरे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, लेकिन धर्मशास्त्र व्यावहारिक रूप से इसमें कोई भूमिका नहीं निभाता है। मेरे लिए धर्म का अर्थ सर्वोच्च उपस्थिति शक्ति में दृढ़ विश्वास है, उस सर्वोच्च उपस्थिति शक्ति पर निर्भरता है और मेरे व्यक्तित्व के माध्यम से उस सर्वोच्च उपस्थिति शक्ति की गतिविधियों को प्रकट और व्यक्त करने की इच्छा है। यदि धर्म ऐसा है तो मैं उसमें अति प्रभा से भर गया हूँ। हालांकि जैसा कि कुछ लोगों का मानना है कि धर्म में भय का एक आवश्यक तत्व है, तो मुझमें उस आवश्यक तत्व की कमी है, क्योंकि मेरे आध्यात्मिक श्रृंगार में भय का कोई स्थान नहीं है। मैं ना तो मनुष्य से डरता हूँ, ना परमेश्वर से। मैं मनुष्यों से नहीं डरता, क्योंकि मैं मनुष्यों में स्वामी हूँ। मैं ईश्वर से नहीं डरता, क्योंकि मेरे लिए ईश्वर भय की वस्तु नहीं है, बल्कि प्रेम और विश्वास है। मेरे ईश्वर क्रूर और अत्याचारी नहीं है। मेरे ईश्वर मेरे सबसे अच्छे दोस्त हैं। जो लोग इस बात पर आपत्ति कर सकते हैं कि मेरे धर्म के इस उल्लेख का इस तरह की किताब में कोई स्थान नहीं है, जिसका विषय सफलता और व्यक्तिगत शक्ति के आंतरिक रहस्य का रहस्योद्घाटन है, मैं उनसे ये कहूँगा कि मैं अपने धर्म को मेरे विज्ञान से, मेरे दर्शन से, मेरे दैनिक जीवन के सिद्धांत से, मेरी सफलता के नियम से, मेरे व्यक्तिगत शक्ति के सूत्र से अलग करने में पूरी तरह से असमर्थ हूँ। ये सब इस तरह आपस में जुड़े हुए हैं कि मैं इन्हें अलग नहीं कर सकता। ये सभी चीजें मुझे उस अंदर के कुछ के विभिन्न पहलू प्रतीत होते हैं। वो अंदर का कुछ जो सफलता और व्यक्तिगत शक्ति के आंतरिक रहस्य का निर्माण करता है। हालांकि मैं धर्म की मेरी विशेष व्याख्या को स्वीकार करने पर जोर नहीं देता। आप ये भी कर सकते हैं कि मेरे मूल सिद्धांतों को ले सकते हैं और उन्हें अपनी विशेष धार्मिक धारणाओं के साथ मिला सकते हैं और उनमें सामंजस्य स्थापित कर सकते हैं। वे अक्सर ऐसे मामलों में बहुत अच्छी तरह से मिश्रित और सामंजस्य स्थापित करते हैं। आप जो व्यक्ति अब इन पंक्तियों को पढ़ रहे हैं, आप इस आंतरिक रहस्य के बारे में क्या करने जा रहे हैं? क्या आप केवल अपने अंगों को थोड़ा फैलाना चाहते हैं, कुछ जमाई लेना चाहते हैं, मुस्कुराना चाहते हैं और फिर अपने आप को एक और आध्यात्मिक झपकी के लिए व्यवस्थित करना चाहते हैं? नकारात्मकता और सपनों की भूमि में रहने में संतुष्ट होना चाहते हैं, या आप अपनी आंखें खोलने जा रहे हैं नए दिन की उत्साहजनक हवा में सांस लेने के लिए, नई दुनिया की धूप में स्नान करने के लिए जो आपकी दृष्टि के लिए खोली गई है? अपने पीछे हमेशा के लिए नकारात्मकता, कमजोरी, गुलामी, बंधन और भय के सपने की विचित्र कल्पनाओं को फेंकना चाहते हैं और सकारात्मक अस्तित्व की गौरवशाली भावना में आगे बढ़ना चाहते हैं। एक मास्टर के रूप में दुनिया का सामना करना चाहते हैं। निर्णय लिया जाना चाहिए और वो स्वयं के द्वारा लिया जाना चाहिए, ना कि दूसरों के द्वारा। आपको अपने उद्धार का कार्य स्वयं करना चाहिए। स्वतंत्रता केवल भीतर से आती है और अंदर के कुछ की अभिव्यक्ति के माध्यम से आती है। अब आपके सामने ये विकल्प है। आप अपने व्यक्तित्व के नकारात्मक पोल पर रहना चाहते हैं या अपने व्यक्तित्व के सकारात्मक पोल पर जाना चाहते हैं। पोलैरिटी इस एक शब्द में ज्ञान की एक पूरी मात्रा है। आपके अस्तित्व के दो पोल हैं, एक नकारात्मक,
दूसरा सकारात्मक। आप दोनों में से किसी एक का पालन कर सकते हैं। कई बार एक से दूसरे में शिफ्ट होते हैं, कभी कभी बिना ये जाने कि इसका क्या अर्थ है। नकारात्मक पोल मैं का है, सकारात्मक पोल मैं हूँ मैं का है। जब मैं सकारात्मक रूप से जानता है कि मैं वही हूँ जो मैं हूँ, ये स्थायी रूप से अपने अस्तित्व के सकारात्मक पोल पर अपनी स्थिति लेता है और उसके बाद कभी भी इससे अलग नहीं होता है। आप अपने शेष जीवन को किस पोल पर प्रकट और व्यक्त करने की उम्मीद करते हैं, सकारात्मक या नकारात्मक?